मैं आपको 27 तारीख को बताऊंगा, 28 तारीख मेरे बर्थडे पे बताऊंगा, 27 को बता दूंगा। ठीक है। किसमें? बढ़ने दो, अपन तो तैयार हैं। अपन क्या, अपन तो बहुत अच्छी बात है। आप देखो कि आज हम पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा कार्य है आज ट्रांसफॉर्मर के भाग पढ़ना। लेकिन उससे पहले कुछ रूल एंड रेगुलेशन कर देता हूँ। आपका नाम क्या है? हाँ, सुरेश शर्मा। मैं जब तक इस पूरे चैप्टर पढ़ूँ आप एक बार भी नहीं बोलेंगे, केवल आपको सुनना है। इसके अलावा आपको बिल्कुल नहीं बोलना है। मैं बोलते पेनल्टी लगा दूंगा। मैं क्या है कि मेरी क्लास हो जाती है ऊपर नीचे, मतलब टाइम लगता है। अब ये इधर उधर मुद्दे से छेड़ता है। हाँ, तो अब हम शुरू करेंगे आज की क्लास। आज की क्लास में बहुत महत्वपूर्ण भाग है जो ट्रांसफॉर्मर के भाग पढ़ना है। इसमें काफ़ी चीज़ें मैं लिखूंगा और काफ़ी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। इस पंखे को बंद ही कर दो भाई। तो काफ़ी चीज़ें मैं बोलूंगा वो आपको लिखनी है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर के भाग है। सबसे इंपॉर्टेंट भाग है ये समझाने का कि ट्रांसफॉर्मर होता क्या है, क्या कार्य करता है, और इसमें ये बाकी के जो जो पार्ट्स लगाए गए, पार्ट्स क्यों लगाए गए, बकोज रिले क्या करेगा, एक्सप्लोजन वेंट क्या कार्य करेगा, यानी जितने भी पार्ट्स लगाए गए उन सभी पार्ट्स के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। कल तक हमने जो पढ़ा वो बहुत ही कारगर चीज थी, जिसके लिए ट्रांसफॉर्मर में वो भाग आपको आना अत्यंत आवश्यक है। ट्रांसफॉर्मर में जब भी सवाल पूछेगा तो एंटी वहीं से सीधी, उसके बाद है ट्रांसफॉर्मर के भाग। और इसके बाद में जो अगली क्लास में पढ़ेंगे वो थोड़ा एडवांस भाग के अंदर माना जाता है कि ट्रांसफॉर्मर के वर्गीकरण करो और कनेक्शन करो। यही बचता है ना बाद में। आज पढ़ने के बाद में वर्गीकरण और कनेक्शन ही तो बचते हैं, तो वर्गीकरण और कनेक्शन पढ़ेंगे। चलो भाई, अब जो सबसे पहले भाग पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो उसमें कुछ आपको ट्रांसफॉर्मर के फोटो दिखाते हैं। अब बिना फोटो दिखाए भी चीजें समझाना मुश्किल होगा, इसलिए फोटो दिखानी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक सिंपल वे में ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मर होता है। मान लो एक पावर ट्रांसफॉर्मर है। अब एक आपका ये भी सवाल रह जाए कि हमने इसको पावर ट्रांसफॉर्मर क्यों बोला। इसका कारण है, मैं अभी 2-3 फोटो लेके, किसी में कुछ कम रह जाता है, किसी में कुछ रह जाता है। मुझे पढ़ाना सारे पार्ट्स है। जिसमें वो लगा हुआ होता है सिलिका जेल वाला ब्रीदर है, उसमें बकोज रिले नहीं लगाते, वो नहीं दिख रहा है। किसी में बकोज रिले दिख रहा है, फोटो वो टेढ़ा हो जाता है अलग अलग एंगल से। तो मैंने 2-3 फोटो लेके आए ताकि आपको पूरी चीज समझा दूं। ये हमारे पास अंदर वाला है मेन टैंक। ये हमारे पास क्या है? मेन टैंक। मेन टैंक है जो हमारे पास स्टील का बना होता है, माइल्ड स्टील का। ठीक है। मेन टैंक का काम क्या होता है? सब चीजों को कंटेन करके रखना। कोर क्रोड भी इसके अंदर है, वाइंडिंग भी इसके अंदर है, तेल भी इसके अंदर भरा हुआ है। और ये सबको जगह प्रोवाइड कर दी कि भाई अपना मेन काम अपना ही है, तो आप सारे अपने यहाँ पर आ जाओ, और सबको मैंने जगह प्रदान कर दी। तो ये मेन टैंक का कार्य यही है। बाकी मेन टैंक खुद कुछ कार्य थोड़ी ना करता है, कुछ भी कार्य नहीं करता। मेन टैंक के अंदर वाइंडिंग है, मेन टैंक के अंदर ही कोर है, और मेन टैंक के अंदर ही ऑयल है। मेन टैंक से जुड़ा हुआ कंजर्वेटर टैंक है, मेन टैंक से जुड़े बकोज रिले है, मेन टैंक से जुड़े कूलिंग ट्यूब है, मेन टैंक से जुड़े बुशिंग है, मेन टैंक से जुड़ा ड्रेन और पाइप है जहां से पानी बाहर निकले, मेन टैंक पर ही रेटिंग प्लेट होती है। तो मेन टैंक मेन है जो सबको अपने पास शामिल करके रखता है कि मैं हूं मुखिया, तुम इधर उधर आ जाओ मेरे चारों ओर। सबका अरेंजमेंट कर देंगे, क्योंकि ये कह रहा है कि तुम आए क्यों हो सारे कंजर्वेटर को पकोज का तुम करोगे क्या? तुम कार्य तो ये करोगे ना, ट्रांसफॉर्मर कार्य करेगा। तो ट्रांसफॉर्मर में जो कार्य करने वाला भाग तो मेरे अंदर है, क्योंकि वाइंडिंग किसमें है? मेन टैंक में। क्रोड किसमें है? मेन टैंक में। उनको शीतलन करने के लिए ऑयल किसमें डाला हुआ? मेन टैंक में। और उसको कूलिंग करने के लिए पाइप किसमें लगाई है? रेडिएटर पाइप, मेन टैंक में। एक्सप्लोजन वेंट किसे लगा था? मेन टैंक से। तेल कम होता है तो कहां से लोगे? सरंग टैंक से। वो सरंग टैंक किसे जुड़ा था? मेन टैंक से। तो उन्होंने कहा सब कुछ यही है। अब मेन टैंक मजबूत होनी चाहिए, इसलिए किसका बनाया जाता है? माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील प्लेटों से निर्मित होता है मेन टैंक। लीकेज विकेज नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई बाहर निकले, तो ये मजबूत होना चाहिए, तो माइल्ड स्टील से बनाते हैं। अब मेन टैंक में मेन क्रिया हो रही है। मेन क्रिया वाइंडिंग होगी। सबसे जरूरी, मतलब सबसे ज्यादा गर्म होने वाला भाग कौन सा होता है? वाइंडिंग। किसमें लगी हुई है? मेन टैंक में। वाइंडिंग के बाद में दूसरा गर्म होने वाला भाग कौन सा? कोर। वो भी कहां है? मेन टैंक में। अब इस गर्मी को ठंडक में बदलने के लिए ऑयल डाला, वो भी किसमें? मेन टैंक। तो बताओ ताप मापी कहां लगाऊं? मेन टैंक। तापमान तो इसी का तो चेक करना है, तो ताप मापी कहां लगेगी? मेन टैंक। तो आपको ये पता चल गया मेन टैंक क्या होता है कि नहीं पता चला? क्या होता है? मेन टैंक मेंस होता है, यही है सब कुछ। इसका दूसरा नाम स्टील टैंक है। एमएस स्टील का बना हुआ है, इसको स्टील टैंक भी बोल सकते हो। माइल्ड स्टील का बना हुआ है, लेकिन इसको नाम सामान्य स्टील टैंक नाम से भी बोला जाता है। तो मेन टैंक यहाँ स्टील टैंक। अब ये जो भाग लगे हुए हैं, अब मैं वापस दिखाता हूँ, ध्यान से देखो। मेन टैंक है, ठीक है। नीचे तेल को बाहर निकालने के लिए लगा हुआ है कि भाई जब खाली करना तेल को, तो ड्रेन करने के लिए तो गुरुत्वाकर्षण वाले में मोटर थोड़ी लगेंगे, पंप थोड़ी लगेंगे, गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से। इसमें यहाँ पर हम तेल डालने के लिए लगाया जाता है। ये पार्ट समझ लो, समझने के बाद पार्ट्स के बारे में लिखना ही तो है, ठीक है ना। यहाँ से तेल डाला जाए, तेल किस में डालेंगे? कंजर्वेटर में। और वो तेल कंजर्वेटर से जाएगा किसमें? मेन टैंक। कार्य कौन करना? मेन टैंक, ठीक है। अब मेन टैंक में वाइंडिंग गर्म होगी, अंदर क्रोड है वो भी गर्म होगी। गर्म होगी तो ज्यादा गर्म होने पर भाई ये दाब भी बढ़ेगा, और जिसके कारण हमारे पास ये जल भी सकता है। यदि हमने एक्सप्लोजन वेंट वगैरह मान लो नहीं लगाए तो जल भी सकता है। हमारा काम है इसको ज्यादा गर्म नहीं होना देना, ठंडा करें। ठंडा करने के लिए हमने तारों क्या लगा दी? कूलिंग ट्यूब। इन ट्यूब में क्या होता है? तेल आता है,
प्रवाहित होता है, ऐसे मतलब चलता रहता है, तो तेल प्रवाहित होता रहता है। अब इससे तेल प्रवाहित होने से क्या होगा, यहाँ पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा हो जाता है। क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया। क्षेत्रफल बढ़ने के कारण क्या होता है कि वायु के संपर्क में क्या आएगा, ज्यादा। वायु के संपर्क में जैसे ये भाग आएगा तो ये क्या होगा, ठंडा होगा। जैसे मान लो अंदर का तेल है 90 डिग्री सेल्सियस पर गर्म, इन पाइप से पाइप के अंदर आया, बाहर वातावरण का तापमान है 50, यहाँ 40, बाहर है 40, अंदर वाला 90, तो ये 90 डिग्री पर गर्म हो रही है पाइप, बाहर का तापमान कितना 40, तो 90 वाला 40 में जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। तो एटमॉस्फेयर यानी वातावरण के द्वारा कूलिंग ट्यूब का के द्वारा ऑयल को क्या कर दिया जाता है, ठंडा किया जाता है। कैसे, पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ा के, इसलिए बहुत सारे लगा देते हैं इधर और उधर, फिर भी नहीं होता है ठंडा। राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस तापमान आ रहा है, अंदर 90 है, तो उष्मा प्रवाह की दर क्या हो जाती है, धीरे। उष्मा प्रवाह दर तेज कब होगी, जब तापमान का अंतर ज्यादा होगा, उष्मा प्रवाह की दर क्या होगी, तेज। अंतर कम होगा तो उष्मा प्रवाह की दर क्या होगी, धीमे। तो राजस्थान में यदि है तो हम क्या लगाते थे, यहाँ पर एक लगाते थे एग्जॉस्ट फैन, ऊपर लगा देते पंखा, मतलब कहने का मतलब है इसको बहुत तेज गति से हवा देगा, हवा देगा, तेज गति से हवा देगा, तेज गति से हवा गुजरेगी तो थोड़ी उष्मा प्रवाह की दर क्या करेगा, बढ़ा देगा। इस हम एग्जॉस्ट फैन भी बोलते हैं, ब्लोअर फैन भी बोल सकते हो। तो वो कहां पर लगेगा, रेडिएटर टैंक पर। कहां पर लगेगा, रेडिएटर। इसके ऊपर जो टर्मिनल होते हैं ना, ये पुशिंग टर्मिनल कहलाती है। क्या कहलाता है, इस टर्मिनल, आप जब पारेषण वितरण लाइन पढ़ोगे तो आपको एक लॉजिक और समझ में आएगा कि जब इंसुलेटर मोटा है तो वोल्टेज ज्यादा है, इंसुलेटर छोटा है तो वोल्टेज क्या है, कम, क्योंकि प्रति डिस्क वोल्टेज के द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, तो ये इंसुलेटर मोटा होता है तो कौन सा होगा, हमेशा हाई वोल्टेज। इंसुलेटर छोटा है तो कौन सा होगा, लो वोल्टेज। इसे हम क्या बोलते हैं, पुशिंग। इसे हम क्या बोलते हैं, पुशिंग। पुशिंग तेल पुशिंग भी होती है, गैस पुशिंग भी होती है, ठोस पुशिंग भी होती है, सारी तरह की पुशिंग होती है, यानी इंसुलेटेड बना रहना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर तो गया। अब इस रेटिंग प्लेट के ऊपर इसकी पूरी रेटिंग लिखी जाएगी। केवीए ये है, कितने वोल्ट पर लेता है, यहाँ कितने टर्न इसके अंदर है, ये भी लिख देंगे। प्राथमिक और सेकेंडरी का टर्न लिख देंगे। टर्न लिखेंगे तो वोल्टेज आएगा, तो वोल्टेज का रेशियो निकल जाएगा। ये लिख देंगे कितनी केवीए क्षमता का है, कितनी आवृत्ति पर कार्य करता है। ये जो जो इसके आंकड़े हैं वो रेटिंग प्लेट के ऊपर इसको लिख दिया जाता है, और वो जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार। आपने ऑयल किस में भरा था, तो बताओ कि ये इसका फोटो इधर, ये इधर की तरफ आ गया। टैंक गेज जो है ना, ये ऑयल गेज है, ऑयल गेज इधर दिख रहा है। तो मैं मान लेता हूं कि ये है हमारे पास ऑयल गेज यहाँ लगा हुआ, तो ये बताएगा इसमें ऑयल है कितना। सामान्यतः कैसे भरना चाहिए, आधा, 50% से 70% के बीच भरना चाहिए। सामान्यतः आधा भरते हैं, 50% इसको ट्रांसफॉर्मर। क्यों, क्योंकि जब गर्म होता है ना तो तेल का नीचे वाला आयतन बढ़ता है। आयतन बढ़ने पर ये तेल किस में जाएगा, कंजर्वेटर में। तो कंजर्वेटर में जगह होनी चाहिए ना भाई, होनी चाहिए। और जब यहाँ पर मान लो तेल कोई खपत के कारण कम हो गया तो तेल वापस सप्लाई देगा कौन, कंजर्वेटर। इसलिए कंजर्वेटर टैंक, कंजर्वेटर में टैंक में तेल खत्म हो गया तो हमें तुरंत ही कंजर्वेटर टैंक में डालना चाहिए। तो ऑयल गेज कहां लगाओगे, कंजर्वेटर में। कंजर्वेटर आधा भरा हुआ होना चाहिए। ये तो बेसिक बेसिक जानकारी, ये होता क्या है? पता चला नहीं चला कुछ, ये कुछ भी नहीं चला। ये होता अंदर, ये हमारे पास कोर और कोर के ऊपर लपेटी हुई है वाइंडिंग। वाइंडिंग में भी आपको ध्यान रखना है कि जो नजदीक है वो लो वोल्टेज वाइंडिंग है, और दूर की तरफ है वो कौन सी वाइंडिंग होती है, क्रोड के नजदीक कौन सी वाइंडिंग होती है, लो वोल्टेज। क्रोड से दूर कौन सी होती है, हाई वोल्टेज। ठीक है, और ये वाइंडिंग लपेटी हुई है, ये टैंक है, इसमें ऑयल डाला जाता है। इसमें तेल का ऐसा प्रवाह हो रहा है किसके अंदर, रेडिएटर के अंदर, जिसके और एग्जॉस्ट फैन लगा होता है रेडिएटर के ऊपर, जिससे हमारे पास क्या होता है, शीतलन का कार्य होता है। ये लगभग 50 से 70% भरा हुआ होना चाहिए। कौन सा टैंक कहलाता है, कंजर्वेटर। कंजर्वेटर कह दो, यहाँ संरक्षक टैंक कह दो। ये हमारे पास कितना भरा होना चाहिए भाई, 50 से 70% भरा होना चाहिए। अरे पहले रियल फोटो बताएं, आपका सब कुछ काम इसके अंदर है। इसमें आप देखोगे अब मैं सवाल पूछता हूं, बताओ बकवास रिले ये है कि नहीं है। बकवास रिले में तेल कहां से आता है, मुख्य टैंक से संरक्षण टैंक में जाता है, संरक्षण आता है मुख्य टैंक में जाता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच कौन सा रिले लगा होता है भाई, तो आप कहेंगे बकवास रिले लगा होता है। ठीक बात है। और ये बकवास रिले के सबसे ऊपर वाला भाग कौन सा कहलाता है भाई, कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक के साथ क्या लगा होता है, ब्रीदर। मुख्य टैंक में क्या लगी होती है, कूलिंग ट्यूब। ट्रांसफार्मर की क्रोड के ऊपर क्या होती है, वाइंडिंग। ये हमारे पास ट्रांसफार्मर का टैंक, ये इंसुलेटेड, इसके अंदर क्या डाला जाता है, ऑयल। ये ट्रांसफार्मर की क्या है, क्रोड। ये छोटे टर्मिनल क्या कहलाए, सेकेंडरी। ये बड़े टर्मिनल कौन से कहलाए, प्राइमरी। और ये जहां से दाब बाहर निकले उसे हम क्या कहते हैं, एक्सप्लोजन वेंट। सब कुछ इसके अंतर्गत है, सब कुछ इसके अंतर्गत है। कुछ भी ऐसा बाकी नहीं है कि इसके अंतर्गत नहीं लगा, सब कुछ इसके अंतर्गत लगा हुआ है। ठीक है, हाँ, एक्सप्लोज का मतलब प्रेशर को रिलीज करना है, तो प्रेशर रिलीज हुआ है। अब हम पार्ट्स पढ़ना शुरू कर लें, क्योंकि पार्ट्स पढ़ना शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कौन सा पार्ट्स कहाँ है। नहीं तो मैं बकवास रिले लगाऊंगा और आप कहोगे पता नहीं लगा हुआ किधर है। तो मैंने 2-4 फोटो से दिखा, क्योंकि पार्ट्स पढ़ना, पार्ट्स तो दिखाना पड़ेंगे, होगा। तो कंजर्वेटर, ये एक टैंक है। बकवास रिले का सीधा छोटा रिले नहीं है, एक टैंक बना हुआ है कि नहीं, फोटो है नहीं, टैंक का, टैंक है। यहाँ भी देखो क्या है, ये टैंक है। टैंक बना होता है कास्ट आयरन का, मतलब आयरन का, लोहे का चेंबर है। इसके अंदर ऑयल जाता है, 2 कॉन्टेक्ट पॉइंट लगे होते हैं, दोनों का अलग अलग काम होता है। थोड़ा सा दाब आया अलार्म बजाएगा, ज्यादा दाब आया तो ट्रिप कर देगा। तो ये इसके अंदर कॉन्टेक्ट वाला काम करते हैं। तो ये ऑयल वाले में काम कर सकता है, बिना ऑयल में काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो कॉन्टेक्ट पॉइंट इसमें तैरते हैं जो मरकरी के कॉन्टेक्ट के बने होते हैं, वैसा मामला है।
ठीक है, कंजर्वेटर टैंक ऊपर लगा हुआ है, इसके अंदर ही आपको ऑयल भरना है, तो ऑयल गेज मापी भी कहां लगोगे भाई? कंजर्वेटर के अंदर लगोगे। तापमान इसका देखना तो तापमापी कहां लगोगे? मुख्य टैंक में लगोगे। कूलिंग ट्यूब किससे जुड़ी होगी? मुख्य टैंक से। क्रोड और वाइंडिंग किसमें होगी? मुख्य ट्यूब में। तेल भी किसमें डाला है? मुख्य ट्यूब के अंदर, मतलब तेल स्थापित होता है, मुख्य कार्य यही करेगा। बुशिंग भी इसके साथ जुड़ी है, एक्सप्लोजन वेंट भी इसी के साथ जुड़ा है। लगभग कार्य मेन टैंक मेन है जो सबको संरक्षित करके रखता है। क्लियर भाई? चलो भाई, अब हम लिखना शुरू करते हैं। हेडिंग डालो ट्रांसफॉर्मर के भाग। पहला हमारे पास है मुख्य टैंक। ऑनलाइन वाले भी साथ के साथ वैसे भी आप लिख रहे होंगे, मैंने पढ़ाई वैसे ही है क्योंकि आपको साथ ही लिखना होता है। तापमान ज्यादा होने पर अलार्म बजता है क्या? हाँ। और ही ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा भाई? हैं? ट्रिप कर देगा। ठीक है भाई, तो अब लिखो सबसे पहले यह ये एमएस प्लेटेड एमएस लिखा आ सकता है, इसलिए मैंने एमएस लिखा। एमएस का मतलब माइल्ड स्टील होता है, लेकिन अपने किताब के अंदर एमएस होता है। कल एक बच्चा कमेंट कर रहा था कि मैंने वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला लिखा, नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड इनटू 100। तो मैंने कहा नीमी में यही लिखा हुआ, तो उसने बच्चे ने कहा कि नहीं सर नीमी में नो लोड लिखा हुआ है। फिर मैंने जाके देखा नीमी में भी फुल लोड ही है नीचे। हाँ, नीचे फुल लोड ही है। वो इसलिए है कि बीटेक बीटेक में नीचे नो लोड लिखा होता है और नो लोड से उतर आते हैं, लेकिन अपने नीमी में फुल लोड लिखा हुआ है। फुल लोड से एग्जांपल सोल्व कराया हुआ है, जो मैंने एग्जांपल दिया वो नीमी के अंदर है, सेम का सेम, और फुल लोड से सोल्व कराया। कॉम्पिटिशन में जब भी सवाल है नीचे फुल लोड ही उतर माना, इसलिए हमें नीचे नो लोड नहीं लेना। हाँ, कई जगह आप देखोगे नो लोड, ये लड़ाई है ना भाई अलग। अपने पास फुल लोड का सबूत है कि नहीं भाई? लिखो अगले, इसमें पॉइंट बना के लिखते जाना, इसके अंदर लिखाता जाऊंगा। हाँ, मुख्य टैंक लिखूंगा मैं पहले। लिखो यह है कोर व वाइंडिंग को सुरक्षित रखता है। यह कोर व वाइंडिंग को सुरक्षित रखता है। इस पर अन्य एक्सेसरीज लगाई जाती है। एक्सेसरीज एक्सेस सीरीज एक्सेसरीज लगाई जाती है। एक्सेसरीज कौन सी होती है भाई? तो आप कहेंगे बुशिंग, कूलिंग ट्यूब, इस पर लगी होती है ना भाई। इस पर अन्य एक्सेसरीज एक्सेसरीज एक्सेसरी, ये तो ज्यादा हो गया ना। एक्सेसरीज एक्सेसरीज ये है, एक्सेसरीज हो गया। बुशिंग और कूलिंग ट्यूब लगा होता है, इस पर अन्य एक्सेसरीज लगी होती है। एक्सेसरीज के नीचे लिख देना बुशिंग और कूलिंग ट्यूब। भाई ये एक्सेसरीज यही तो कहलाएगी। मोबाइल लेते हो तो एक्सेसरीज क्या आती है? चार्जर, ईयरफोन आ जाता है, तो ये ग्लास आ जाता है, ये क्या कहलाता है? एक्सेसरीज। कवर आ जाता है, कहते हो नहीं कहते हो? तो मोबाइल फोन के साथ ये क्या कहलाता है? एक्सेसरीज। तो ये अपने यहाँ पर एक्सेसरीज कौन से होंगे भाई? बुशिंग किसके ऊपर लगा होता है? मेन टैंक पर। कूलिंग ट्यूब किसे लगा होता है? मेन टैंक से। तो ये इसके ऊपर एक्सेसरीज अन्य जो छोटी छोटी चीजें हैं वो लगी होती है, तो इसे एक्सेसरीज कहते हैं। लिखो, हाँ इसी में आगे पॉइंट बना के लिखो। इसमें सामान्यतः क्रोड CRGO, क्रोड इसमें क्रोड सामान्यतः CRGO या सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से बनी होती है। सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से बनी होती है। LV वाइंडिंग, LV मतलब लो वोल्टेज, LV वाइंडिंग कोर के पास होती है तथा HV वाइंडिंग कोर से दूर होती है। LV वाइंडिंग कोर के पास होती है तथा HV वाइंडिंग कोर से दूर होती है। ठीक है भाई, ओके। अब आप मुझे बताओ, आप है ना बाकी छोड़ो,
अगला पॉइंट हमारे पास है कंजर्वेटर टैंक ऊपर वाला, इसके बारे में पढ़ना है। तो कंजर्वेटर टैंक मैंने समझाया अभी है, आप मुझे बताओ कंजर्वेटर टैंक होता क्या है। एक एक पॉइंट पर चर्चा करते हैं, आप बताओ भाई। इसमें ऑयल डालते हैं 50 से 70% ऑयल रखते हैं, बिल्कुल ठीक। क्यों रखते हैं? ताकि कूलिंग करने के लिए नहीं, कूलिंग ट्यूब का, ताकि हमारे पास ट्रांसफॉर्मर मुख्य टैंक के अंदर तेल को मेंटेन करना है। यदि हमारे पास मुख्य टैंक में तेल गर्म होगा तो आयतन बढ़ेगा, तो बाकी का एक्स्ट्रा तेल कहां जाएगा? संरक्षण टैंक में। और जैसे मुख्य टैंक में तेल कम पड़ेगा तो वो कहां जाएगा? संरक्षण टैंक से मुख्य टैंक में। इसलिए ये काम है। हम तेल भरते किस में है? संरक्षण टैंक में। इसमें तेल फिल किस में किया जाता है? संरक्षण टैंक। ऑयल गेज मापी लगी हुई किस में होती है? संरक्षण टैंक में। संरक्षण टैंक का आकार कैसा होता है? ड्रम आकार का। ड्रम यानी बेलनाकार। ऊपर है ना भाई, ये किसके ऊपर है? ये मुख्य टैंक के ऊपर स्थापित होता है। ये मुख्य टैंक के ऊपर स्थापित। क्या इस टैंक से ब्रीदर जुड़ा होता है? हाँ, इस टैंक से क्या जुड़ा था? ब्रीदर। ब्रीदर यानी श्वासक। अब ये कार्य क्या करता है? ये जैसे मान लो संरक्षक टैंक तो ऑप्शन देता है तेल का फैलने और संकुचन के लिए। ऑप्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है? ब्रीदर। कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो ब्रीदर नहीं हो, क्या है? कंजर्वेटर के तेल फैलने के लिए और संकुचन करने के लिए जगह कौन प्रदान कर रहा है? तेल को स्थान प्रदान कौन करता है? हाँ, कंजर्वेटर करता है। तो ये कंजर्वेटर के बारे में है। तो आप हेडिंग डालो संरक्षक टैंक या संरक्षण टैंक। लिखो, यह है मुख्य टैंक के ऊपर स्थापित होता है। यह मुख्य टैंक के ऊपर स्थापित होता है, जो कि मुख्य टैंक से पाइप द्वारा जुड़ा होता है। आकार लिखो इसका, आकार ड्रम ओबल ब्रैकेट में लिख दो बेलनाकार। आकार कैसा होता है? ड्रम। ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? बेलनाकार। इसमें ऑयल लेवल इंडिकेटर लगा होता है। इसमें ऑयल लेवल इंडिकेटर लगा होता है। इसमें ऑयल लेवल इंडिकेटर लगा होता है। लिख दिया। ऑयल लेवल इंडिकेटर का मैं दूसरा नाम फ्यूल गेज भी बोल सकता हूं क्या? अरे बोलूंगा ना, फ्यूल मापेगा नहीं मापेगा। ऑयल लेवल इंडिकेटर का मतलब है ऑयल किस लेवल पर ये इंडिकेट करेगा, ऑयल किस लेवल पे। और उसी को मैं क्या कहूंगा? फ्यूल गेज। तो एक तीर का निशान उसके नीचे बना के लिख दो फ्यूल गेज। हाँ, कहीं भी लिख दो ना भाई। ऑयल लेवल इंडिकेटर ही का दूसरा नाम क्या? फ्यूल गेज। फ्यूल गेज कहां लगा होता है? मुख्य टैंक, वो संरक्षक टैंक के बीच में भी हो सकता है और संरक्षक टैंक के ऊपर भी लगा दे। नीचे क्या लगा दे? वो लगा देते ना फुटबॉल सी, जिसमें जैसे तेल ज्यादा डालोगे तो ऊपर वो रीडिंग उस हिसाब से होता है। तो ऊपर भी लगा सकते हो और साइड में भी लगा सकते हो। साइड में ज्यादातर लगाया जाता है, बाकी ऊपर लगाना कोई गलत है नहीं है। लगा सकते हैं ना अपन, बहुत जगह लगाते हैं। ठीक है, तो ऊपर भी लगा सकते हैं और साइड में भी लगा सकते हैं। चलो ठीक है। अब इसके अलावा इस टैंक का कार्य बताओ। एक इसमें और लिख दो, इस टैंक में ब्रीदर लगा होता है। इस टैंक से ब्रीदर लगा होता है। अब आता है इसमें ऑयल कितना भरा होता है? लिखो, इसमें ऑयल निश्चित स्तर, इसमें ऑयल निश्चित स्तर, ब्रैकेट में लिखो 50 से 70%। इसमें ऑयल निश्चित स्तर, ब्रैकेट में लिखो 50 से 70%। निश्चित स्तर, ब्रैकेट में लिखो 50 से 70% तक भरा होता है। इसमें ऑयल निश्चित स्तर, ब्रैकेट में लिखो 50 से 70%, आगे लिखो तक भरा होता है। निश्चित स्तर तक क्या? कहां तक भरा होता है? 50 से 70%। अब ये तो हमने ये बताया कि इसका आकार कैसा है? ड्रम आकार का, बेलनाकार का। कहां लगा हुआ है? मुख्य टैंक के ऊपर। मुख्य टैंक से किससे जुड़ा होता है? पाइप से जुड़ा होता है। इससे और क्या जुड़ा होता है? ब्रीदर जुड़ा होता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या लगा होता है? ऑयल गेज वाला, ऑयल लेवल इंडिकेटर कहते हैं, ऑयल गेज लगा होता है जो बताता है इसमें तेल कितना है। और तेल इसी में भरा जाता है। मतलब फ्यूल फिल कहां होता है? फ्यूल कहां फिल होता है? कंजर्वेटर टैंक में। तेल भरना भी कहां पड़ेगा? इसमें। तो वहां से तेल कहां जाएगा? मुख्य टैंक में। ये सब कुछ हमने लिख दिया जो पार्ट्स है। ये लिखा हुआ तो सब चीजें आपको समझ में आई हुई है कि नहीं है? भाई जो नहीं समझ में आई बता देना, क्योंकि
आसान वाला भाग मैंने कल भी कहा था, आसान वाला भाग है, न्यूमेरिकल है नहीं। जो भाग दिख रहा है जैसा काम कर रहा है आपको समझ में आ जाना चाहिए। आप किसी को समझा सकते हो कि ट्रांसफॉर्मर करता कैसा काम है, ठीक है। अब ये करेगा क्या, ब्रीदर में पढ़ा ही नहीं अभी, रुक तो जा, इसमें रहने दे, ब्रीदर पढ़ूंगा ना मैं सारा, ब्रीदर में पूरा पढ़ूंगा, ब्रीदर सिलिका जेल श्वास का क्या कार्य करेगा, ब्रीदर अभी भी कार्य करेगा, अभी इसकी वर्किंग पढ़ते हैं, ब्रीदर आएगा, बताओ ये क्या कार्य करेगा। चलो मैं सिंपल प्रोसेस समझाता हूं कि ट्रांसफॉर्मर के ऊपर लोड ज्यादा है तो ट्रांसफॉर्मर गर्म होगा, वाइंडिंग और कोर गर्म होने पर तेल का आयतन बढ़ेगा, तेल का आयतन बढ़ने के कारण तेल में इसमें टैंक में क्या बढ़ेगा, दाब भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये जो तेल है उसमें दाब बढ़ने के कारण ये ज्यादा दाब हो गया, वो दाब कहां से बाहर निकल जाएगा, एक्सप्लोजन वेंट से, प्रेशर रिलीज वाल्व से। भाई दाब का मतलब प्रेशर है, प्रेशर कहां से निकलेगा, जहां से प्रेशर रिलीज होता है, ठीक है। प्रेशर रिलीज वाले से प्रेशर निकल गया बाहर, ठीक बात है। अब जब और यदि हमारे पास आयतन बढ़ा तो तेल का आयतन बढ़ने के कारण तेल ज्यादा होने लगा मुख्य टैंक में, वो तेल कहां चला गया भाई, संरक्षक टैंक में, कहां चला गया, संरक्षक टैंक के अंदर तेल चला गया, ठीक बात है। संरक्षक टैंक के अंदर तेल चला गया तो अब आप एक बात बताओ, संरक्षक टैंक में जगह तो थोड़ी बची, मुख्य टैंक वाले ने भी आयतन बढ़ा दिया, अब आपने ट्रांसफॉर्मर को कर दिया बंद। ट्रांसफॉर्मर को जैसे आपने बंद किया तो ट्रांसफॉर्मर ठंडा हुआ, तेल ठंडा हुआ, तेल ठंडा हुआ, आयतन घटा, आयतन घटा तो ट्रांसफॉर्मर ऊपर वाला भाग क्या हुआ, खाली। अब उसमें वायु है क्या, नहीं, वायु तो आपने प्रेशर के साथ बाहर फेंक दी, अब अंदर पूर्ण क्या है, खाली निर्वात, निर्वात तो सही तरीके से कार्य नहीं करवाता है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, वायु अंदर लेनी पड़ती है, वायु अंदर लेंगे तभी तो दूसरी बार गर्म होगा तो वापस दाब को रिलीज करेगा, नहीं तो वायु नहीं होगा वापस दाब रिलीज कहां से करेगा, तो हमें वायु अंदर लेनी पड़ेगी। वायु अंदर लेने के लिए हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, सांस को क्या कहते हैं, श्वासक, उसी का नाम है ब्रीदर। तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर भाई पहले था ना, जब उसके अंदर दाब बढ़ा तो उसने एक्सप्लोजन वेंट से दाब रिलीज किया, ऐसे फेंका ऊपर, एक्सप्लोजन वेंट ने पूरी वायु फेंकी, अब वो हो गया खाली, ठंडा हुआ तो वापस उसने क्या लिया, सांस लिया, सांस लेने पर क्या आएगा भाई, वायु। तो वायु श्वासक के रूप में कौन कार्य करा, ब्रीदर, उसने लिया सांस, वायु अंदर आई। लेकिन इतना ही काम नहीं चला, जो वायु अंदर आती है उस वायु के अंदर नमी भी तो होती है, इस नमी को रोकने के लिए क्या लगाते हो आप, सिलिका जेल। लेकिन केवल नमी नहीं होती है, वायु में रेत के कण भी होते हैं, उसको रोकने के लिए क्या लगाते हो, तेल फिल्टर। मुंह पर जहां से वो सांस लेता ना, जैसे मान लो आप यहां से सांस ले रहे हैं तो यहाँ तेल का फिल्टर लगा दिया, तो सांस लिया तो वायु अंदर गई, जो रेत के कण है वो तेल के चिपक गए, आपने लगा दिया तेल के क्या चिपक गए, रेत के कण तो तेल के चिपक गए, और वायु चली गई अंदर, और वायु में नमी थी तो अंदर सिले के जेल ने नमी सोख ली, बाकी चली गई वायु अंदर, तो नमी रही गई कि नहीं गई, ये कार्य, यही तो कार्य है। अब बताओ कि कंजर्वेटर का कार्य क्या है, जगह प्रदान करना, किसको, तेल को फैलने के लिए और संकुचन के लिए, कौन जगह प्रदान करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, तो लिखो यह है तेल को फैलने, तेल को फैलने व संकुचन के लिए स्थान प्रदान करता है। लिख भी दो सर, मैं लिखूंगा नहीं, मैंने पहले कहा था भाई, मैं लिखूंगा तो थ्योरी की लाइन है तो ये लिखूंगा, मैं परेशान होऊंगा, आपको टाइम ज्यादा लगेगा, वैसे भी टाइम लगेगा, मैं समझाऊंगा ज्यादा, आपको चीज ए टू जेड समझ में रहेगी, आप पढ़ना नहीं पलटोगे तो भी आपको याद रहेगा, समझा, इस लेवल पे दूंगा, लिखा और दूंगा, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, हाँ, तेल के फैलने और संकुचन के लिए। अब इसको हम पॉइंट को डिटेल करते हैं, तो लिखो ट्रांसफॉर्मर सामान्य लोड पर गर्म होने लगता है, जिसके कारण गर्म होने लगता है जिसके कारण तेल का प्रसार होता है, और यह अतिरिक्त तेल, जिसके कारण तेल का प्रसार होता है, तेल का प्रसार होता है, और यह अतिरिक्त तेल संरक्षक टैंक के अंदर चला जाता है, संरक्षण कंजर्वेटर, संरक्षण टैंक के अंदर चला जाता है। भाई जो तेल का प्रसार हुआ, तेल ज्यादा हुआ तेल कहां गया, संरक्षक टैंक के अंदर चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले लिखो पॉइंट, वापस ट्रांसफॉर्मर बंद होने पर तेल का आयतन घटेगा, तो संरक्षण टैंक से तेल मुख्य टैंक में आ जाता है, तो संरक्षण टैंक से तेल मुख्य टैंक में आ जाता है। लोड कम, ट्रांसफॉर्मर बंद होने पर भी ठंडा होता है, लोड कम होने पर भी ठंडा होता है। किस, मुख्य टैंक में तेल टॉपिंग अब तक रहता है, वाइंडिंग पूरी डूबी हुई होती है, वहां तक रहता है, हाँ, ताकि थोड़ा सा प्रसार के लिए जगह रहे, लेकिन खाली भी नहीं भी रहता है तो वो उस पाइप के साथ कंजर्वेटर से कनेक्टेड होता है, लेकिन खाली रखा जाता थोड़ा,
मोटर नहीं है, बिकॉज रिले लगी होती है। तो ताप दाब बढ़ने पर उसको आयतन चाहिए ज्यादा, अंदर जगह कम है, तो जो जगह कम है तो वो जाएगा कहां पर, जिससे पाइप जुड़ी हुई है। पाइप किससे जुड़ी हुई है, कंजर्वेटर से, कंजर्वेटर चला गया, जैसे कम पड़ा वापस कंजर्वेटर से कहां आ गया, नीचे। बीच में मोटर कहां लगा था। हाँ, हाइट पे तो प्रेशर होता है, तो हाइट पे ही जाता है। आपको उल्टी आती है तो बताओ ऐसे उल्टी क्यों आई, प्रेशर से। उल्टी क्यों आती है, गुरुत्वाकर्षण तो नीचे की तरफ है, ऐसे उल्टा प्रोसेस क्यों हुआ, किसके कारण हुआ, प्रेशर के कारण। अंदर प्रेशर बनता है, पेट के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर बनता है ना, तो प्रेशर बनता है तो ऊपर की तरफ क्या लगता है, दाब। प्रेशर यानी क्या है, दाब। दाब के कारण उल्टी आई, तभी तो ये जो नीचे पेट में जो रखी हुई सामग्री कहां आई, बाहर। क्यों, कंजर्वेटर में कौन, मुख्य टैंक, मुख्य टैंक तो हमेशा ही भरा होता है, उसमें थोड़ी सी जगह खाली रखी जाती है ताकि एक्सप्लोजन वेंट काम कर जाए। संरक्षक टैंक है वो, मुख्य टैंक पूछ रहा है। मुख्य टैंक तेल से भरा होता है, थोड़ा सा खाली रखा जाता है जिसके कारण दाब को मेंटेन कर सके। टॉपिंग अब रहती है, सारी वाइंडिंग तेल में डूबी होनी आवश्यक है। यदि वाइंडिंग लास्ट तक है तो पूरी डूबी होगी, वाइंडिंग कभी भी बाहर नहीं होगी, क्रोड कभी भी बाहर नहीं होगी। ये कंडीशन होती है, मेन कंडीशन ये होती है कि वाइंडिंग और क्रोड दोनों पूरी डूबी होती है। जैसे मान लो ये है तो यहाँ कूलिंग ट्यूब है, तो यहाँ तक तो आपको भरना ही पड़ेगा, कूलिंग ट्यूब के पाइप ऊपर तक तो आपको भरना ही पड़ेगा। अच्छा, अब ये आता है, आपने कूलिंग ट्यूब लगाई यहाँ तक रखी है, कहां तक लगा रखी, यहाँ तक, तो ये यहाँ तक तो भरा हुआ है, तो यहाँ तक भरा होने का मतलब क्या हो गया, पूरा भरा हुआ है कि नहीं भाई। कूलिंग ट्यूब तो इसके, कूलिंग ट्यूब तो नीचे रहेगा ना, कूलिंग ट्यूब से तो प्रवाह होना चाहिए, तो कूलिंग कूलिंग ट्यूब के तो नीचे और ऊपर दोनों सिरों पर क्या रहेगा, तेल। तो मुख्य टैंक तेल से पूरा भरा होता है, ये माना जाता है। ऐसा है, इसमें ऐसा नहीं दिखता आपको, ऐसे एक्सप्लोजन वेंट लगाया जाता है, ऐसे इतना ऊपर होता है। संरक्षक टैंक से हमेशा ऊपर निकलेगा, कहां निकलेगा, संरक्षक टैंक से। तो ये स्पेस है ना, ये भी तो इसी का खाली स्पेस माना जाता है। अब इसमें आयतन बढ़ने पर तेल यहां तक तो पहुंचेगा, लेकिन यहां इस लेवल से आगे नहीं पहुंचेगा, उसके बाद में क्या जाएगा, केवल वायु का प्रेशर। इसलिए आप जब भी फोटो देखते हैं तो यहाँ ये जो लगा इसमें नीचे कर दिया, एक कोई से फोटो देखेंगे ना, एक इसमें लगा हुआ नहीं है, नहीं तो उसमें ये इसका ऊपर निकला हुआ होना जरूरी है, नीचे नहीं रखना, ऊपर रखना चाहिए, कायदा ये बनता है। और यदि नीचे रखते हो तो नीचे फिर क्या है कि वो वन वे वाला वाल्व लगाना पड़ता है। हाँ भाई, नीचे लगाते हैं ना, ऐसे नहीं नीचे नहीं लगा, आजकल टेक्नोलॉजी आ गई, तो वन वे वाल्व लगाना, वन वे का मतलब है केवल एक दिशा से जाने का मामला, तो वन वे वाल्व लगाना पड़ता है, वो करना पड़ता है, बाकी लगा सकते हैं, वैसा मामला है। ओके, अब तीसरा हमारे पास है ताप मापी गेज। ये तापमान गेज, टेम्परेचर गेज। बताओ इसके बारे में क्या क्या जानते हैं, नहीं लगा होता है। हाँ, होता है। मुख्य टैंक में तापमान मुख्यतः कोर एवं वाइंडिंग के कारण होता है। सबसे ज्यादा जो तापमान होता है वो होता है वाइंडिंग का, वाइंडिंग के बाद होता है कोर का, कोर के बाद होता है ऑयल का, क्रम होता है ये। ठीक है, सबसे ज्यादा किसका होगा, वाइंडिंग का, उसके बाद कोर का, और उसके बाद किसका होगा, ऑयल का। तो ये होगा तापमान को मापने का इसका कार्य है। जब तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पर आ जाए तो इसको अलार्म बजा देनी चाहिए, अलार्म क्या कर देनी चाहिए, ऑन कर देनी चाहिए कि भाई 100 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया है, क्योंकि ये तो सिस्टम उसमें कर भी सकते हो, और या फिर इसको आप बकोस रिले से कनेक्ट कर सकते हो। और इससे करने से फायदा क्या होता है कि आप जाके उस ट्रांसफार्मर को बंद कर दोगे, यानी ब्लास्ट होने से, जलने से बच जाएगा। 140 डिग्री पर इसका कौन सा बिंदु आता है, फ्लैश पॉइंट, जिसमें ये जलता है, मतलब प्रज्वलन स्टार्ट होता है कि उसके बाद कभी भी आग पकड़ सकता है। तो सबसे पहले बड़ा पॉइंट है ये मामला। तो लिखो इसमें, मुख्य टैंक में स्थापित, पहला पॉइंट लिखो, मुख्य टैंक में स्थापित ऑयल एंड वाइंडिंग का तापमान दर्शाता है। ऑयल एंड वाइंडिंग का तापमान दर्शाता है। हो गया भाई। सुरक्षित सीमा, सौ डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने पर अलार्म या ट्रिप सिग्नल देता है, अलार्म या ट्रिप सिग्नल देता है।
ये अलार्म बजाता है या ट्रिप सिग्नल देता है? अलार्म या ट्रिप सिग्नल ऑन हो जाता है, मतलब अलार्म या ट्रिप सिग्नल ऑन हो जाता है। तो ये क्यों लगाया? तापमान को मापने के लिए। इससे फायदा क्या होगा? मुख्य टैंक को ओवर हीटिंग से बचाने के लिए उपयोग लिया जाता है। लिखो, मुख्य टैंक को ओवर हीटिंग से बचाने के लिए उपयोग। बचाने के लिए उपयोग। ठीक है भाई, मुख्य और ओवर हीटिंग से बचाने के लिए क्या लिया जाता है? इसको उपयोग लिया जाता है। अब अगला आता है हमारे पास कूलिंग ट्यूब, शीतलन नलिका। नलिका कह दो या नलियां कह दो। कौन सा? हाइड्रोलिक? हाँ ले सकते। हाइड्रोलिक आता है ना, लेकिन हम सामान्य तो हाइड्रोलिक क्यों काम लेते हैं, नॉर्मल काम ले लेते हैं, हाइड्रोलिक भी ले सकते हैं। लेकिन इसमें अपना ऐसा मुख्य ट्रांसफॉर्मर के अंदर हाइड्रोलिक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया हुआ नहीं था, लेने में ले सकते होंगे प्रैक्टिकली। जैसे ऐसे ना कई चीज़ों में अलग अलग डाउट्स है, मैं आपको एक डाउट्स बताता हूँ सिंपल। डाउट्स ये है, ध्यान से सुना, कि आप टेप चेंजर लगाएंगे, अभी थोड़ी देर में आएगा टेप चेंजर। टेप चेंजर हाई वोल्टेज साइड में लगाना है कि सेकेंडरी साइड में लगाना है? हाई वोल्टेज साइड लगाओगे कि सेकेंडरी साइड लगाओगे? इसका करेक्ट आंसर कहीं नहीं है। मैं आपको बताऊंगा जो आज तक काम में लिया गया था, और मैं कारण सहित समझाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें कई जगह प्राइमरी पे भी लगा देते हैं, कई जगह सेकेंडरी पे लगाते हैं, ज्यादातर जगह सेकेंडरी पे लगाते हैं। लेकिन लो वोल्टेज होता है तो भी सेकेंडरी पे लगा देते हैं। लो वोल्टेज होने पर भी सेकेंडरी, जैसे अपने घर पे गांव में ट्रांसफॉर्मर है 11 केवी का, आगे दिए इसने 415, सेकेंडरी में 415 है, तो सेकेंडरी पे लगा हुआ है, और लो वोल्टेज हाई वोल्टेज है ही नहीं। ऐसा भी मामला है। तो ये कई क्या है कि यक्स पर्सन है जो ऐसे गोल गोल घूमते हैं। अभी उसके बारे में चर्चा करेंगे सारा एक एक पॉइंट। कौन? तेल? ऐसा नहीं है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। हमारे पास तेल गर्म होने के कारण इतना कम नहीं होता है, क्योंकि ये तेल होता है कम ज्वलनशील होता है। जो तेल डालते हैं खनिज तेल डालते हैं, इसलिए ज्वलनशील हमारे पास क्या है? कम है। कम ज्वलनशील है तो ये तेल कम नहीं होगा, क्योंकि ये तेल तो कम तब होगा जब वाष्पन बिंदु पे आएगा। तेल का वाष्पन बिंदु यानी प्रज्वलन बिंदु है वो 140 डिग्री पर आता है, और हम 100 डिग्री पर बंद कर देते हैं। तो हम तेल कम करने वाली कंडीशन ला ही नहीं रहे हैं, तेल कम करने वाली कंडीशन कहां ला रहे हैं? लेकिन एक नियम है जो हर द्रव्य पदार्थ लगता है, कि जब द्रव्य पदार्थ गर्म करने लगते हो ना, तो प्रज्वलन बिंदु पर तो जलेगा, लेकिन उससे पहले भी हल्का हल्का वाष्पन हो जाता है, बहुत कम दर में, तो वो उतना सा वाष्पन हो गई होता है। इसमें तो मामला ये होता है कि यदि उच्च तापमान पर ये ट्रिप नहीं करें तो डायफ्राम टूटता है, तो तेल तब निकलता है। डायफ्राम फटता है ना, तो तेल तब बाहर निकलता है? फिर तेल टपकता है, फिर इसमें तेल नया डालना पड़ जाता है, फिर वापस डायफ्राम भी दूसरा लगाना पड़ता है, तेल भी नया डालना चाहिए, है ना भाई। जैसे मान लो आपका एक्सप्लोजन वेंट है, प्रेशर बढ़ा तो एक्सप्लोजन वेंट से दाब रिलीज हुआ, लेकिन एक बिंदु आया, इतना दाब हो गया और बंद आपने किया नहीं ट्रांसफॉर्मर को, ट्रांसफॉर्मर का क्या होगा? डायफ्राम टूटेगा। तो वो कंडीशन आती है। तेल का ओवर हीटिंग के कारण, फ्यूज उड़ने का कारण है ओवर हीटिंग का कारण। तेल डालेंगे तो ओवर हीटिंग जल्दी नहीं आएगी, क्योंकि तेल का कार्य शीतलन एवं विद्युत रोधन, तेल का कार्य ये शीतलन है, तो इसलिए वो हीटिंग को उतने बिंदु पर जल्दी नहीं आने देगा, थोड़ा रोकेगा। कूलिंग ट्यूब का भी कार्य शीतलन का है, इसे हम शीतलन ट्यूब कहते हैं। और हमने क्या लिखा? कूलिंग ट्यूब। लिखो। हाँ, ये भाई मैंने कभी पढ़ा नहीं, किसकी बनी होती है? आपने कभी पढ़ा? ये मेरे दिमाग में आया भी नहीं कभी कि ताप मापी किसकी बनी हुई है। सामान्यतः हम अलग अलग प्रकार की ताप मापी काम में लेते हैं। दर ताप मापी लेते हैं, थर्मामीटर मतलब जो दर लेते हैं, डॉक्टरी ताप मापी लेते हैं, दर ताप मापी में पारा भरते हैं, एल्कोहल भरते हैं, लेकिन ये ताप मापी वैसे कोई सी है, ऐसा कोई जरूरी, ऐसा कोई दिख नहीं रहा इसमें। क्या आप क्या कहना चाह रहा? नहीं नहीं कुछ कह रहे थे, मुझे नहीं पता किसकी बनी हुई है। हाँ,
हो सकता है, हो सकता है। तापमापी मतलब तापमान जैसे जैसे ज्यादा होगा रीडिंग बता देगा। और इसके अंदर हाइड्रोलिक का कोई ना कोई तो सिस्टम लगाओगे तो अलार्म बजाएगा, नहीं तो अलार्म कौन बजाएगा? नहीं तो वो तो केवल तापमान मापने का, केवल तापमान रीडिंग दर्शाना है। अलार्म बजाने के लिए कोई ना कोई कॉन्टेक्ट पॉइंट जोड़ोगे कि इस तापमान पर आए तो कॉन्टेक्ट पॉइंट जुड़ना चाहिए। अगला हमारे पास है कूलिंग ट्यूब। ये जो बाहर वाली नली का क्या कहलाती है भाई? कूलिंग ट्यूब। ये क्या कहलाती है? कूलिंग ट्यूब। अब बताओ कूलिंग ट्यूब का कार्य क्या होता है? कूलिंग करना। कूलिंग करना तो मतलब हीट हुई। सबसे ज्यादा हीट कहां हुई? तो लिखो आप हीट। सबसे ज्यादा किस में होती है भाई? वाइंडिंग में। वाइंडिंग के बाद में कोर में, और कोर के बाद में तेल में। तेल यानी ऑयल। लिखो ताम्र हानि व लोहा हानि के कारण ट्रांसफॉर्मर में उष्मा उत्पन्न होती है। ताम्र हानि एवं लोहा हानि के कारण ट्रांसफॉर्मर में उष्मा उत्पन्न होती है ना भाई? हमने कल भी देखा था। ताम्र हानि एवं लोहा हानि के कारण ट्रांसफॉर्मर में उष्मा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो तेल द्वारा तेल द्वारा तेल द्वारा उष्मा को कोर तथा वाइंडिंग से कोर तथा वाइंडिंग से कूलिंग ट्यूब तक ले जाया जाता है। भाई ऑयल तो यही काम करता है ना। ऑयल क्या कार्य कर रहा है कि जो उष्मा यहां पर हमारे पास उत्पन्न हुई है, तो इस उष्मा को कूलिंग ट्यूब तक कौन लेके आएगा? तेल ही तो लाएगा। कौन लेके आएगा? तेल। तो तेल द्वारा लाया जाता है। ठीक है भाई। हाँ। अब कूलिंग ट्यूब है जो कोई मशीन कुछ नहीं लगी, इसका सतह क्षेत्रफल क्या होता है? ज्यादा। वायु के संपर्क में रहती है, इसलिए क्या कर देती है? ठंडा कर देती है। कारण तो यही होता है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं करती। नेक्स्ट लिखो कूलिंग ट्यूब। कूलिंग ट्यूब की सतह से यह उष्मा कूलिंग ट्यूब की सतह से यह उष्मा बाहर हवा में निकल जाती है। बाहर हवा में निकल जाती है। तो बताओ इसने क्या काम कर दिया? यह ट्रांसफॉर्मर के ताप को नियंत्रित करती है। तो लिख लो यह ट्रांसफॉर्मर के ताप को नियंत्रित करती है। कुल मिला के गुण ये आया। रेडिएटर नलिका या शीतलन नलिका का कार्य क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाना। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के कारण क्या होता है? वायु के संपर्क में आया। वायु के संपर्क में ज्यादा है तो उसमें ज्यादा क्या निकली? बाहर। तो इसका कार्य हो गया कुल मिला के पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाना। ठीक है। सर हमारे जीएसएस में ट्रांसफॉर्मर आग लगी, उसका रीजन बहुत सारे रीजन है, तो आप बता करो क्या रीजन है। मुझे क्या पता आपके वहां आग क्यों लगी है। उसमें अलग अलग चीजें अलग अलग टाइम पे चेक करनी पड़ती है। अब क्या फॉल्ट आया तो फॉल्ट पे डिपेंड करेगी ना भाई। आग एक कारण थोड़ी लगती है। हाँ भाई। अब ये तो आपको बात समझ में आ गई होता क्या है। कूलिंग ट्यूब। कूलिंग ट्यूब का कार्य क्या होगा? पृष्ठ क्षेत्र बढ़ाना। पृष्ठ क्षेत्र बढ़ाने के कारण ये अंदर वाली उष्मा क्या ले जाएगा? बाहर। अंदर उष्मा उत्पन्न हुई क्यों? ये मैंने कारण लिखा था। लोहा हानि और ताम्र हानि होते हैं, अंदर क्या हो जाती है? उष्मा उत्पन्न। इस उष्मा को ऑयल के द्वारा कहां ले जाएंगे? ट्यूब के अंदर। ट्यूब का क्षेत्रफल क्या होगा? ज्यादा। तो हवा के संपर्क में आएगा। हवा के संपर्क में आएगा तो क्या हो जाएगा? ठंडा कर देगा। तेल को क्या कर देगा? ठंडा कर देगा। तो ये शीतलन के कार्य में काम में ली जाती है, इसलिए कूलिंग ट्यूब कहते हैं। कुल मिलाकर ट्रांसफॉर्मर का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाता है। तो ये क्या करता है? तापमान का नियंत्रण करता है। ये तो कार्य करता है। इसके अलावा इसमें कोई पॉइंट जानते हो तो बताओ। यही है। एक मेरे याद आया चला गया, वो नोट डालना था। हाँ नोट डालो। नोट डाल के लिखो कई बार बड़े क्षमता के ट्रांसफॉर्मर में, बड़े क्षमता के ट्रांसफॉर्मर या पावर ट्रांसफॉर्मर लिख दो। पावर ट्रांसफॉर्मर पर, बड़े क्षमता का ट्रांसफॉर्मर यानी पावर ट्रांसफॉर्मर पर
कूलिंग ट्यूब के ऊपर ब्लोअर फैन द्वारा वायु दाब दिया जाता है। वायु दाब दिया जाता है। हमारे पावर ट्रांसफार्मर जो होते हैं, पावर ट्रांसफार्मर पर कूलिंग ट्यूब के ऊपर ब्लोअर फैन द्वारा वायु दाब दिया जाता है। क्योंकि गर्म ज्यादा होते हैं तो वायु दाब दोगे तो सतह का क्षेत्रफल तो ऊंचा था ही, लेकिन बहुत ज्यादा दाब के कारण वायु का प्रवाह क्या करने लगेगा, तेजी से, तो थोड़ा ठंडा करवा देगा जल्दी से। तो आप गर्मियों में कई बार फोटो वायरल करते हैं ना कि अभी तो इतनी ज्यादा गर्मी है कि ट्रांसफार्मर खुद को पंखा चाहिए, ऐसा चलता है ना भाई। अभी गर्मी आएगी तो वापस देख लेना, मई में चलेगा फोटो कि अभी तो गर्मी इतनी पड़ रही है, ट्रांसफार्मर खुद को पंखा चाहिए। तो वो बड़ा मामला, ये पंखा वही है। ठीक है, हाँ, ब्लोअर फैन। तो आपको लगेगा अचानक से, लगेगा अचानक नहीं, पावर ट्रांसफार्मर पर काम में लिया जाता है। ठीक है। अब अभी तक जो मैंने ये बताया ये तो मैंने पहले समझा चुका हूँ जो मैंने लिखा है। अब मैं कितने 3 पॉइंट हुए, 4 हुए, 4 हुए, तो 5 और लिखे रहे हैं टेप चेंजर। आप लिखना कुछ मत, आप समझना पहले तो। ये हमारे पास होता है ये लो वोल्टेज है, हाई वोल्टेज है भाई। ये कौन सी वोल्टेज है? कई बार क्या करते हैं हम, जब लंबी दूरी पर सप्लाई को भेजते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप होता है। आपने 11,000 भेजा, वहां 10,800 वोल्ट ही पहुंचा या 10,500 वोल्ट ही पहुंचा। यदि आपने ये लगा रखा यहाँ पर कि भाई ये हमारे पास जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 11 केवी है, वो 220 केवी में बदल रहा है, तो कितने गुना किया भाई, 20 गुना किया, तो आगे कितना जाएगा भाई, 220 केवी जाएगा। और यदि मान लो हमारे पास 11 की जगह ये 10 केवी हुआ, तो ट्रांसफॉर्मर तो 200 केवी भेजेगा कि नहीं भेजेगा। तो हमने कहा कि यार ये तो ना ज्यादा दूरी पर जाने पर वोल्टेज ड्रॉप होता है। इस वोल्टेज ड्रॉप को मेंटेन करने के लिए हमें यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न है पर टेपिंग कर लेनी चाहिए। अलग अलग टर्न पर क्या कर लेनी चाहिए, टेपिंग। तो हम यहाँ क्या लगा देते हैं, टेपिंग वाला मामला, कि भाई 5-10% कोई मामला घटाना बढ़ाना हो तो 1 नंबर पॉइंट, 2 नंबर पॉइंट, 3 नंबर पॉइंट, वहां पर जो रोटरी स्विच के द्वारा उसको घुमा के जो है ना आउटपुट पहले यहाँ से यहाँ तक ले रहे थे, इतने वोल्टेज आएगा। अब यहाँ तक लोगे तो वोल्टेज क्या आएगा, ज्यादा। यहाँ तक लोगे तो वोल्टेज और क्या आएगा, ज्यादा। और यहाँ तक लोगे तो वोल्टेज और भी क्या आएगा, ज्यादा। आएगा कि नहीं आएगा। तो ये टेप चेंजर के द्वारा आपने वोल्टेज परिवर्तन किया कि नहीं किया। तो वोल्टेज नियंत्रण करने का कार्य किसका हुआ, टेप चेंजर का। वोल्टेज नियंत्रण करने का कार्य किसका हुआ, टेप चेंजर का। अब सवाल आता है टेप चेंजर कहां लगाया जाता है, हाई वोल्टेज साइड में लगाया जाता है, लो वोल्टेज साइड में। तो आप कहना ये लगाया जाता है हाई वोल्टेज साइड में। कहां कहां लगाया जाता है, हाई वोल्टेज। तो पूछेगा हाई वोल्टेज साइड में क्यों लगाया जाता है, तो आप कहना देखो हाई वोल्टेज साइड जो होता है ना, यहां पर धारा कम होती है। हाई वोल्टेज साइड क्या होगा, धारा कम। धारा कम होने के कारण आप जैसे टेप चेंज करोगे तो हमारे पास स्पार्किंग भी क्या होगी, कम होगी। स्पार्किंग भी क्या होगी, कम। यदि लोड के साथ करोगे तो स्पार्किंग भी क्या होगी, कम। इसलिए कौन सी साइड में लगाना चाहिए, हाई वोल्टेज साइड। लेकिन ऑप्शन में हाई वोल्टेज साइड नहीं हो तो आप कौन सी साइड करोगे, सेकेंडरी। हाई वोल्टेज साइड नहीं हो तो कौन सा करोगे, सेकेंडरी। अब हाँ, ये ध्यान, हाई वोल्टेज हो तो हाई वोल्टेज करना है, हाई वोल्टेज नहीं हो तो क्या करोगे। ये रूल ध्यान रखना, तो आपको उत्तर सही आएगा। ये रूल ध्यान नहीं रखोगे तो उत्तर कभी भी गड़बड़ हो जाएगा। इधर तो रामायण किताब दो, मैं सवाल है 4 सवाल बताता हूं मैं, क्योंकि पढ़ने के बाद कंफ्यूजन रहना नहीं, कंफ्यूजन रहेगा फिर वो पढ़ाई हुआ काम। ये समझ में आ गया लगाता क्यों है, अरे टेप चेंजर लगाते कि ये समझ में आया नहीं आया। ये क्या करता है, वोल्टेज को परिवर्तन करता है। क्यों परिवर्तन करता है, क्योंकि लंबी दूरी पर वोल्टेज भेजते हैं, वोल्टेज में ड्रॉप होता है, यानी वोल्टेज भी क्या आ गई, कमी आ गई। उस कमी को मेंटेन करने के लिए क्या लगाओगे, टेप चेंजर। तो ये कार्य क्या करा, वोल्टेज का नियंत्रण कर दिया कार्य। वोल्टेज को कम ज्यादा कर सकता है, नहीं कर सकता। वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। वोल्टेज रेगुलेटर भी तो वोल्टेज कम ज्यादा देता है पंखे को। टेप चेंजर भी तो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कार्य कर रहा है। ये भी वोल्टेज को क्या कर रहा है, नियंत्रण कर रहा है। कौन सी साइड लगाया, सेकेंडरी या हाई वोल्टेज। लेकिन पहला ऑप्शन हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज नहीं है तो सेकेंडरी। अब मैं देता हूं इसमें सवाल। वोल्टेज ड्रॉप कम ऐसा करता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है तो ये पहले से यहां से वोल्टेज ज्यादा दे देगा। मुझे पता है कि मैं यहां से कोई सामान भेजूंगा 2 किलोमीटर दूर, और मुझे पता है कि इसमें 5% हानि होगी, तो मैं पहले से उतना ही सामान भेजना 5% एक्स्ट्रा भेज दूंगा। ये तो मैं कर ही सकता हूं ना, ये कार्य है इसका। अंदर ही होता है, वाइंडिंग पर होगा। वाइंडिंग बाहर कहां होगी, स्विच बाहर होगा, लेकिन टेप के साथ जुड़ा होगा। वाइंडिंग के साथ क्या होगा, जुड़ा होगा। तो वाइंडिंग से पॉइंट निकाल जाता है। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा होता है, मैं बताऊं। ये ऐसे होता है, समझाने के लिए तो ऐसे होता है, ये होता है ऐसे, ऐसे। ये आपने लगा दिया, ठीक है।
और मान लो आपने लगा दिया रोटरी स्विच, तो आपने पहले यहाँ जोड़ दिया, इसको घुमाया तो यहाँ जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया, इसको घुमाया तो यहाँ जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया, इसको घुमाया तो कहाँ जुड़ गया ये। अब ये पूरा भाग कहाँ लगा होता है, बाहर, भाई ये स्विच तो बाहर ही लगा होगा, लेकिन ये पॉइंट आया कहाँ से, ऐसा मामला। वो टेप चंद्र ऐसे होता है, और ये इसमें मिक्स में कैसा होता है, सेम लॉजिक, वो पॉइंट निकाल कर आगे चलाते हैं, फिर वो पॉइंट ऐसे जुड़ा होता है, यहाँ हम रोटरी स्विच लगा देते हैं, इधर रोटरी कहाँ लगाए, इधर यहाँ हम क्या लगाते थे, रोटरी। हो गया कि नहीं हो गया। सवाल आए थे 4 थे, मैंने पढ़े थे भाई, कहाँ गए थे। हाँ, पहला सवाल, लिखो मत लिखो मत, क्या लिख रहे हो, टेप चंद्र बना लो, बना लो। 5 से 10% के आसपास प्लस माइनस, इससे ज्यादा ड्रॉप होता भी तो नहीं है। एक आता है टेपिंग कहां कहां निकली होती है, उतरे 50%, 60%, 80%, वो इसका नहीं है, वो ऑटो ट्रांसफॉर्मर का स्टार्टर के रूप में प्रयोग है। आप कहोगे सर हमने तो पढ़ा ना, टेप चेंजर होता है 50%, 60%, 80% लगा होता है, वो ऑटो ट्रांसफॉर्मर में स्टार्टर के रूप में काम लेते हैं, वहां लगा होता है। ये तो थोड़ा बहुत वोल्टेज ड्रॉप आएगा तो उसको दूर करने के लिए काम लेते हैं। ठीक है भाई। सवाल है कि एक ट्रांसफॉर्मर टेपिंग सामान्यतः दिया जाता है, पहला ऑप्शन है प्राइमरी पर, दूसरा है सेकेंडरी पर, तीसरा निम्न वोल्टेज पर, चौथा उच्च वोल्टेज पर। उच्च वोल्टेज। किसी पावर ट्रांसफॉर्मर में टेपिंग स्विच किससे जुड़ा होता है, प्राथमिक वाइंडिंग से, एचटी लाइन से, सेकेंडरी वाइंडिंग से, प्राथमिक और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग से, सेकेंडरी वाइंडिंग। एचटी लाइन नहीं किया आपने, हाई टेंशन लाइन, तो आप कहेंगे भाई लाइन में नहीं जुड़ा होता, ये फेज में जुड़ा होता है, तो आप वाइंडिंग नहीं लिखा ना। यदि वो एचटी वाइंडिंग लिखता या एचवी वाइंडिंग लिखता तो मैं उत्तर करता। एच लाइन में हम टेपिंग थोड़ी जोड़ेंगे, हम कहां जोड़ेंगे, फेज में, तो लाइन में तो जुड़ती नहीं है, तो कौन सा बना भाई, सेकेंडरी। तीसरा, तीसरा सवाल है, ट्रांसफॉर्मर में टेप चेंजर का उपयोग किस लिए किया जाता है, प्राथमिक वोल्टेज में समायोजन के लिए, सेकेंडरी में समायोजन के लिए, दोनों में समायोजन के लिए, पावर फैक्टर का समायोजन के लिए, सेकेंडरी। ठीक है, इसके अलावा कोई सवाल नहीं है, टेप चेंजिंग का 3 सवाल है, समझ में आ गया, समझ में आना जरूरी है भाई। एक और क्या है, नहीं ऐसे तो सवाल यह है, क्या ट्रांसफॉर्मर का एक हिस्सा नहीं है, प्राइमरी वाइंडिंग है, कंजर्वेटर टैंक है, टेप चेंजर है, रेडिएटर है, तो कम्यूटेटर ये नहीं है, ये डीसी लगता है। भाग पढ़ना इसलिए भी जरूरी है, कौन सा है कौन सा नहीं है ये भी पता। ऐसा है कि उसके बाद सवाल करोगे तो आपको सवाल आसान लगेगा, लेकिन लॉजिक पूरा समझ में आ जाना चाहिए कि भाई कौन सा चीजें क्यों लगाते हैं। तो लिखो, टेप चेंजर हेडिंग डाल दी, लिखो वोल्टेज नियंत्रित करने के लिए, आगे डैश करके लिख दो, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में। वोल्टेज नियंत्रित करने वाला क्या करता है, वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज नियंत्रित करने के लिए इससे सदैव, इससे सदैव हाई वोल्टेज के मध्य में लगाया जाता है, इससे सदैव हाई वोल्टेज के मध्य में लगाया जाता है। अगला पॉइंट लिखो, सेकेंडरी वाइंडिंग में, सेकेंडरी वाइंडिंग में स्थिर एवं, सेकेंडरी वाइंडिंग में स्थिर एवं सही वोल्टेज प्राप्त करने के लिए, हाँ सही, जितना चाहिए उतना, और फिक्स रहना चाहिए, चेंज भी नहीं होना चाहिए, स्थिर एवं सही वोल्टेज प्राप्त करने के लिए। अब एक है कि हाई वोल्टेज साइड में क्यों लगाते हैं, तो आप एक साइड में ये लिख सकते हैं, हाई वोल्टेज साइड, हाई वोल्टेज साइड लिखो ना, हाई वोल्टेज, तो हाई वोल्टेज में एक तो कारण लिख दो, धारा कम होती है, क्या कम होती है भाई, धारा कम होती है, और जिसके कारण दूसरा क्या लिखोगे, स्पार्किंग एवं हीटिंग कम होती है, स्पार्किंग एवं हीटिंग कम होती है। कंफ्यूजन पूछ लेना, सवाल कोई से भी पीछे नहीं रहेगा, समझ में नहीं आती ये भी पूछ लेना, टेप चेंजर का कारण तो पता चल गया ना भाई। और मेरे हिसाब से जैसे कल आपको जो मैंने पढ़ाया, तो मैंने आपको निर्देश दिया था, घर जाकर पूरा ध्यान से पढ़ना, ध्यान से करना, सवाल करना, नहीं तो पीछे रह जाओगे, फलाना दूंगा, इसमें मैं कोई निर्देश नहीं दूंगा, ये पढ़ने के बाद आपको सब याद रहेगा, आपको घर जाकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, याद रहेगा, लॉजिक समझ लिया कि कौन सा भाग क्यों काम में लिया, ये याद रहेगा, ये घर वाला पढ़ाई नहीं है कि नहीं है। हाँ, इसी में आएगा डायग्राम, उनमें आता कहाँ है, तो ये याद रह जाएगा। अब ये हाई वोल्टेज में हम जानते हैं, वोल्टेज हाई वोल्टेज, वोल्टेज बढ़ता, धारा क्या होती है, घटती है, धारा कम होती है, धारा कम होगी, स्पार्किंग हीटिंग भी क्या होगी, कम। अब हमारे पास टेप चेंजर कितने प्रकार होते हैं, अरे पुराने वालों तुम कुछ तो बताओ, टेप चेंजर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के,
लिखो टेप चेंजर दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखो ऑन लोड टेप चेंजर, OLTC बोलते हैं, ऑन लोड टेप चेंजर। ऑन लोड, लोड चालू है फिर भी आप टेप चेंजिंग कर रहे हो। लोड क्या है, चालू है, फिर भी आप क्या कर रहे हो, टेप चेंजिंग कर रहे हो। तो ऑन लोड टेप चेंजर, ऑन लोड टेप चेंजर क्या होगा भाई, कहां काम लेंगे, लोड चालू है फिर भी काम लोगे, ये वहां लोगे जो या तो ग्रिड स्टेशन है या बड़े पावर ट्रांसफार्मर में। तो लिखो दूसरा होता है ऑफ लोड टेप चेंजर। ऑफ लोड का मतलब है लोड पहले बंद करो उसके बाद टेप चेंजिंग करो ताकि स्पार्किंग वगैरह नहीं हो कोई। तो ऑफ लोड टेप चेंजर है, ये कहां काम लेते हो भाई, है साधारण एवं छोटे ट्रांसफार्मर में। ये भी एक सवाल आया हुआ है ऐसे कुछ, साधारण एवं छोटे ट्रांसफार्मर में। तो साधारण एवं छोटे ट्रांसफार्मर कौन सा टेप चेंजर लोगे, ऑफ लोड। बड़े ट्रांसफार्मर कौन सा आएगा, ऑन लोड। जिसमें टेप चेंजर लगा होता है उसकी सहायता से क्या है कि ये लंबी दूरी पर भेजते हैं तभी तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। कहीं भले साइड में लिख देना, लंबी दूरी पर भेजने पर वोल्टेज ड्रॉप होता है। इस वोल्टेज ड्रॉप को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए काम लेते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में क्यों काम लेते हैं, लंबी दूरी पर वोल्टेज ड्रॉप होता है इसलिए। जितनी लंबी दूरी पर सप्लाई भेजो वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं होगा। आपने पहले भी पढ़ा था उसमें मॉड्यूल सेकंड में कि भाई आप है ना जो जहां से सर्विस लाइन ली है वहां से उपभोक्ता परिसर में 3% से ज्यादा ड्रॉप नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी ड्रॉप क्या होगा, बढ़ेगा। तो लंबी दूरी पर वोल्टेज ड्रॉप होने के कारण वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए टेप चेंजर का प्रयोग किया जाता है। कौन सी साइड में, सेकेंडरी। अब हाई वोल्टेज साइड है तो हाई वोल्टेज लिखोगे, और हाई वोल्टेज साइड नहीं लिखोगे क्या लिखोगे, सेकेंडरी, क्योंकि आप समायोजन कहां कर रहे हो, सेकेंडरी साइड में। समायोजन कहां कर रहे हो, सेकेंडरी साइड। ये मामला छोटे एवं साधारण ट्रांसफार्मर में। इंडस्ट्री में OLTC लगा होता है, ये OLTC आया हुआ है, हाँ आया हुआ ना, देना भाई, आया हुआ है, आया OLTC आया हुआ भाई, कहीं ना कहीं नाम आया था OLTC, कहाँ चला गया, एक तो घूम जाते हैं, लंबी चौड़ी कहानी लिखते हैं इधर। ट्रांसफार्मर पर OLTC का कार्य क्या होता है, शॉर्ट लिखी, फुल फॉर्म नहीं लिखी, OLTC। तो आप कहेंगे ऑन लोड टेप चेंजर, ऑफ लोड टेप चेंजर को भी तो OLTC कहोगे, कुल मिलाकर है तो टेप चेंजर ही। कार्य क्या होता है, पहला चेंज टर्न रेशियो ऑन लोड, यानी लोड पर टर्न के रेशियो को चेंज करना। तो आप कहते हैं हाँ ये तो करते हैं। चेंज टर्न रेशियो ऑफ लोड, ऑफ लोड को OLTC नहीं कहते, सीधा OLTC हमने किसको लिखा, ऑन लोड को, ठीक है। चेंज पावर रेशियो नहीं, वेक्टर ग्रुप नहीं, और वेक्टर ग्रुप ऑफ लोड ऑन लोड, वेक्टर ग्रुप नहीं है। ऑन लोड टेप चेंजर का कार्य क्या हो गया, OLTC। ऑन लोड टेप चेंजर को हम क्या बोलेंगे, OLTC, ठीक है भाई। OLTC किसका है, ऑन लोड टेप चेंजर का कार्य। हाँ सर क्लास में भी है क्या, नहीं वैसे मैं आपका सवाल पूरा क्लियर नहीं समझा, टेप कितने टर्नों का मतलब, संख्या प्रतिशत क्या पूछना चाह रहे हैं, संख्या प्रतिशत क्या पूछना चाह रहे हैं, ये नहीं समझा। लेकिन टर्न की संख्या तो हमारे पास काफी ज्यादा होती है ना, मैंने आपको ये बताया था, मैं आपको वापस बता देता हूँ। टेप चेंजर जो टेप चेंजिंग की जाती है सामान्यतः 5 ± 5% से 10% के लिए कर सकते हैं, उससे ज्यादा के लिए नहीं करनी चाहिए। लेकिन ऑटो ट्रांसफॉर्मर में टेप चेंजर जो लगा होता है उसमें 3 पॉइंट निकले होते हैं, 50%, 60% और 80% पर।
वो स्टार्टर के रूप में काम लेते हैं ना, तब लगे होते हैं। स्टार्टर में वहां ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर के द्वारा वोल्टेज को घटाना पड़ता है, तो 50% पर टेपिंग करते हो, फिर आप करते हैं 60, फिर करते हैं 80, फिर करते हैं फुल। ये करते हैं नहीं करते हैं? तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर की वो कंडीशन है, नॉर्मल टेप चेंजर है जो प्लस माइनस 5% से प्लस माइनस 10% वोल्टेज को रेगुलेट करता है। वोल्टेज रेगुलेटर का कार्य यही पूछना चाह रहे हो और कुछ है? ये मैंने बताया भी था स्टार्टिंग में। तो 50, 60, 80 यहाँ नहीं लिखना है, वो ऑटो ट्रांसफॉर्मर लिखना है जब स्टार्टर रूप में काम में लेते हैं। लिख लिया भाई। अगला लिखो पुशिंग टर्मिनल। ये भाई अब बताओ पुशिंग टर्मिनल कौन सा है? ये टर्मिनल किसके हैं? पुशिंग टर्मिनल। चालक होते हैं, कुचालक होते हैं? कुचालक होते हैं। ये कुचालक क्यों बनाते हो? यदि हमने इसको चालक बनाया, चालक है, बॉडी को टच करेगा, बॉडी को करी हुई है ग्राउंडिंग, तो सारी धारा तो ग्राउंड में चली गई, फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन क्रिया करेगा क्या? भाई बात सिंपल है कि नहीं है? चालक होने पे लबड़ा हुआ कि नहीं हुआ? यदि चालक है तो चालक किसको टच करेगा? बॉडी को। बॉडी को तो हम ट्रांसफॉर्मर की बॉडी ग्राउंडिंग होनी चाहिए, तो बॉडी को हमने कर दिया ग्राउंड, तो बताओ ये कार्य करेगा क्या? नहीं। तो हमने कहा कि भाई हमें किसका बनाना पड़ेगा? कुचालक का। कुचालक में कौन सा काम में लेते हैं? सामान्यतः हम जो काम में लेते हैं वो है चीनी मिट्टी यानी पोर्सलिन का काम लेते हैं। पोर्सलिन के अंदर जो एक है वो धातु की छड़ जाएगी, क्योंकि ऊपर यहाँ पर क्या है, जो सप्लाई आएगा ना, सप्लाई वाला तार जो आएगा वो यहाँ जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, और ये जो अंदर वाला भाग है वो नीचे सीधी वाइंडिंग पे जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा। तो धारा तो पूरी जानी चाहिए, लेकिन बॉडी को टच नहीं करना चाहिए, बॉडी को टच नहीं करना चाहिए, यही बुशिंग है। और वो वाइंडिंग चली गई, ठीक है। अब ये हमारे पास एल्यूमिनियम का या कॉपर का बना होता है, कौन सा? बुशिंग टर्मिनल, ताम्र या एल्यूमिनियम का बना हुआ, ठीक बात है। अब यहां पर जहां पर आपके पास एक कुचालक के साथ में चालक है, उसमें बीच में हवा का थोड़ा छेद भी तो हो सकता है भाई। एक तो बुशिंग में बाहर क्या लगा? कुचालक, अंदर आपका टर्मिनल कौन सा जा रहा है? चालक। तो वहां पर उस मुंह को बंद करने के लिए ग्लेज लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? ग्लेज। ग्लेज के द्वारा इसको पूर्ण टेप बंद करा जाता है, ताकि कोई दिक्कत ना हो, किसी भी प्रकार की नमी वगैरह नहीं जाए, तो ग्लेज लगाया जाता है। ग्लेज पदार्थ होता है, एकदम पैक करने के लिए काम लिया जाता है, ग्लेज लगाया जाता है। पूछा है क्या लगाया जाता है, तो ग्लेज लगाया जाता है। ग्लेज नाम ध्यान रखना, नीम में एग्जैक्ट ग्लेज नाम है, ये पूछा कभी भी नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि कोई ढंग का पेपर बनाने वाला ना, उसके पास ये जगह पड़ी है। किसी ने नहीं सोचा कि भाई टर्मिनल अंदर कौन सा है कि चालक है, बुशिंग किसका है? कुचालक है, लेकिन मुंह पर लगाएंगे क्या? ग्लेज। और जैसे मान लो नहीं सोचते ना, वहां पर पूछा जाता है, जैसे मैं कई बार है ना, पिछली बार मैंने लिखा था, मैंने कहा था कि देखो नमी को रोकने के लिए थर्मोसाइपन, गैस कुशन और सिलिका जेल, इनका प्रयोग किया जाता है। आज तक अपने तो सिलिका जेल ही पूछा। यूपीपीसीएल ने 2023 में या 21 में, 23 में पूछ रहे थे, उन्होंने वो सवाल पूछ लिया, बताइए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं नमी को रोकने के लिए? चारों दिए और चारों जिसने किया वो सही है। फिर लिखा पहला ओनली, पहला दूसरा तीसरा ओनली, पहला और तीसरा ओनली, पहला दूसरा तीसरा एंड चौथा, तो वो चारों सही थे। इसलिए आपको पॉइंट तो सारे ध्यान रखने पड़ते हैं, पॉइंट नहीं छोड़ना चाहिए। तो लिखो बुशिंग समझोगे ना, किसका बना होता है? पोर्सलिन का। लिखो किसको? नहीं बुशिंग लिखो, हाँ इंसुलेटर नहीं लिखना है, मैं वो लाइन लिख दूंगा। लिखो यह पोर्सलिन का बना होता है बुशिंग, बुशिंग टर्मिनेशन। लो हेडिंग नाम, टॉपिक नाम है हेडिंग नाम। छठा यह पोर्सलिन का बना होता है, पोर्सलिन का बना होता है। अब ब्रैकेट में एक काम की चीज लिखना, कुचालक है, चालक है भाई, कुचालक है। कारण पोर्सलिन को क्यों काम में लिया? तो आप कहेंगे उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। आकार कैसा होता है बुशिंग का? खोखला बेलनाकार आकार, आकार लिख दो, खोखला बेलनाकार। अगला लिखो इस आकार बेलनाकार है, बुशिंग का तो कैसे होगा भाई? इंसुलेटर की तरह होगा ना, तो बेलनाकार आकृति है उसकी, टर्मिनल की आकृति कैसी होती है? बेलनाकार। अब लिखो इसमें ताम्र या एल्यूमिनियम की छड़, ताम्र एल्यूमिनियम मोटी छड़ है, इसमें ताम्र या एल्यूमिनियम की मोटी छड़ स्थापित करने के बाद, ताम्र या एल्यूमिनियम की मोटी छड़ स्थापित करने के बाद किनारे के भाग ग्लेज के साथ, ग्लेज के साथ, किनारे के भाग ग्लेज के साथ मजबूती से कसकर बंद किए जाते हैं, मजबूती से कसकर बंद किए जाते हैं। इसमें कॉपर या एल्यूमिनियम की मोटी छड़ स्थापित करने के बाद किनारे के भाग ग्लेज के साथ मजबूती से कसकर बंद किए जाते हैं।
पीतल की भी ले सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ताम्र का इसमें लिखा तो अपना ताम्र ही जाता है। इसमें पीतल लेते हैं, लेकिन अपने तो क्या है कि निमी में भी ताम्र लिखा हुआ है? पीतल की होती है। हाँ, पीतल की हो सकती है, तो आप इसको ताम्र की जगह ब्रैकेट में आगे कर डेस करके पीतल लिखना, क्योंकि पीतल में तांबा और जस्ता दोनों का मिश्रण हो जाता है, मजबूत हो जाती है, संसरण क्रिया नहीं होती है। पीतल का लेने का कारण ये है। पीत है तांबे के ऊपर पॉलिश होती है, तांबे के ऊपर बिना पॉलिश हो या वायुमंडल के साथ संसरण क्रिया करेगी। मैं 1 मिनट बताता हूँ, रुको आप। मैं डेटा के साथ क्या है कि ट्रांसफॉर्मर में डेटा के साथ मैं छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं कर रहा, चिंता मत करो आप। ट्रांसफॉर्मर में डेटा के साथ बिल्कुल मैं छेड़छाड़ करने की कोशिश ही नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ क्या है, सवाल टेढ़े मेढ़े पूछे जाते हैं, वो एकदम नजदीक वाले ऑप्शन ज्यादा देते हैं ट्रांसफॉर्मर में। तो मैं तो खुद इसमें बहुत ज्यादा सावधानी के साथ चीजें देखता हूँ। बूस्टिंग टर्मिनेशन, ये लिखा है भाई, साधारणतः जब एक ऊर्जित चालक ब्रैकेट लिखा कॉपर तथा एल्यूमिनियम मेटेलिक सेक्टर से होकर गुजरता है, ये बूस्टिंग टर्मिनेशन कॉपर एंड एल्यूमिनियम है नीमी के अंदर। मैंने कहा मैं वैल्यू एक भी चेंज खुद से नहीं करूंगा, और वैल्यू के साथ मैं छेड़छाड़ करूंगा नहीं। आपको कुछ भी पता हो कुछ भी नहीं हो, मैं छेड़छाड़ कर ही नहीं सकता, मैं क्यों छेड़छाड़ करूंगा? और वो छेड़छाड़ जैसे मैं करूंगा सवाल वो वही पूछेगा, और वो सवाल आपके लिए डाटा ही है, इसलिए मैं कभी ऐसा कार्य नहीं करूंगा, चिंता मत करो। ऐसा है, ऐसा है, इधर आओ, ये लो, ये दो पीछे दो जिनको देखना। ये है, ये देख लो ना, इसमें देख लो, यही देख लो, कोई देख लो, पुशिंग टर्मिनेशन क्या लिखा हुआ है। अब पुशिंग टर्मिनेशन में नीचे जाओ, पढ़ो लाइन क्या लिखी हुई है, ये निमी की ओरिजिनल किताब ही है। ऊर्जित चालक ब्रैकेट में क्या लिखा गया? हाँ, अब पीतल का बना सकते हैं, तो पीतल देगा फिर कॉपर देगा नहीं ऑप्शन में, वो भी ऐसा कार्य करेगा नहीं। कौन बता रहा है? उससे मैं क्या करूं मतलब? उससे मैं क्या करूं? सबसे ज्यादा मैंने आपको लिखा है कि टर्मिनल सामान्यतः पीतल के बनाए जाने चाहिए, लेकिन जब मैंने यहां से चेक किया तो यहां पर डेटा लिखा हुआ है कॉपर अथवा एल्यूमिनियम। अब मैं डेटा कौन सा लिखूंगा, कॉपर अथवा एल्यूमिनियम? कारण है ये, है कि नहीं भाई? है? कुछ भी नहीं मिलेगा उसमें, क्या है, एआई यूज करने का तरीका होता है, उस एआई उसी के लिए काम आती है जिसको नॉलेज होती है। मैं आपको जो पढ़ाता हूं तो मैंने आपको ये बताया था कि ज्यादा सियाणा काम चलेगा नहीं इधर, केस ही नहीं है अपने पास, क्योंकि ज्यादा सियाणा बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। और बहुत ज्यादा तुम वैसे नहीं पढ़ पाता, तुझे केवल पंचायती करनी है। अपन क्यों मानेंगे भाई? आप बताओ कि मानने से क्या मिलता है? आपको नहीं है, मैंने आपके आते ही आज बताया था, कल मैंने वोल्टेज रेगुलेटर का एकदम तरीके से पढ़ाया समझाया, लेकिन एक बच्चे ने कमेंट किया था कि नहीं सर, निम्मी किताब के अंदर नीचे नो लोड लिखा हुआ है। तो मैंने उसको भी सीरियस लिया, मुझे याद रहता तो मैं सीरियस ले लेता हूँ, जब मैं यहाँ से जाता हूँ मैं चीज भूल ही जाता हूँ, फिर भूल ही गया मैं। तो मैंने देखा वहाँ फुल लोड लिखा हुआ था, लेकिन बीटेक की किताबों में सब में नो लोड होता है, लेकिन निम्मी की किताब में फुल लोड है। फिर जितने भी परीक्षा में सवाल आए नीचे फुल लोड से सोल्व हो रहे हैं, फिर जो परीक्षा में सूत्र पूछा वो भी फुल लोड वाला उत्तर है, पूछा वो भी फुल लोड वाला उत्तर है, तो मैं चेंज क्यों करूंगा? आपके जो डाटा मानना था वही तो दूंगा मैं आपको। गैस बुशिंग होती है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पर। ठीक है भाई।
बूसिंग करा दी है। गैस इंसुलेटर भी तो काम में लेते हैं ना, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पर 765 केवी पर SF6 गैस काम में लेते हैं, नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, बूसिंग में भी होता है। एक इसमें नोट क्या डाल, सीधे लिख दो, कैपेसिटेंस ग्रेड बूसिंग भी होती है, इतना लाइन लिख दो, कैपेसिटेंस ग्रेड बूसिंग भी होती है। इतना लाइन लिखने का मतलब है उन्होंने आधा पेज भरा इसके बारे में, अपने आज तक जिंदगी में सिंगल सवाल नहीं है, लेकिन पता तो होना चाहिए ये भी कोई बूसिंग का नाम है, कैपेसिटेंस ग्रेड बूसिंग भी होती है। भाई नाम तो पता होना चाहिए, उसने निमी ने आधा पेज भरा है और अपने आज तक जिंदगी में एक सिंगल सवाल नहीं आया, लेकिन नाम तो पता होना चाहिए, ऐसा भी नाम है, कैपेसिटेंस ग्रेड बूसिंग। अब देखो भाई, आप एक बार दो बार रोकना मत, अब चलने देना गाड़ी, क्योंकि अब करना है, ये भाग पीछे नहीं रखते हैं तुम, क्योंकि जिस हिसाब से चीजें डिटेल कर रहे हैं, समझते जा रहे हैं, टाइम तो लगता है। अगला लिखो ब्रीदर, कितना नंबर पॉइंट है। अब ब्रीदर तो मैंने समझा चुका हूं, नहीं समझा चुका हूं भाई, समझा तो मैंने दिया। ब्रीदर, ब्रीदर में BREATHER, ये कहलाता है श्वासक, लिख लो नाम। श्वासक मतलब जो श्वास लेगा, सांस क्यों लेगा, कि भाई उसके पास वायु की कमी है, तो क्या लेगा, सांस लेगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, श्वासक कहेंगे। ठीक है, ये हमारे पास होता है ब्रीदर। बताओ किस में लगा होता है, तो लिखो ये संरक्षक टैंक के साथ ये संरक्षक टैंक में स्थापित होता है, संरक्षक टैंक के साथ लगा होता है। नेक्स्ट लिखो, कारण कार्य क्या करता है, ट्रांसफॉर्मर के ऑयल की, ट्रांसफॉर्मर के ऑयल को नमी से बचाने के लिए ठीक है भाई, लिख लिया। तो ये हमारे पास, अब ये नमी से क्यों बचाएं, क्योंकि जैसे यदि ऑयल में नमी जाएगी तो हमारे पास ऑयल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ घट जाएगी, जिसके कारण से चालकता बढ़ने का चांस रहता है और स्पार्किंग होने की खतरा रहता है। तो अब ये तो कारण ये रह गया। अगला पॉइंट लिखो इसमें, ट्रांसफॉर्मर में नमी तीन तरीके से आ सकती है। ट्रांसफॉर्मर में नमी तीन तरीके से आ सकती है। पहला जिसमें लिखो गैसकेट में लीकेज द्वारा, गैसकेट भाग होता है जो वायु अंदर आती है ना, उसमें सिलिका जेल उसके द्वारा होती है, उसमें यदि कोई लीकेज हो गया तो गैस गेट वाला भाग में लीकेज हो गया, इससे भी आ सकती है। दूसरा आती है हवा से, जो वायु अंदर लेते हैं ना, तो वहां से भी आती है। तीसरा ये होता है, देखो हाई टेम्परेचर पर ट्रांसफॉर्मर के अंदर, हाई टेम्परेचर पर ट्रांसफॉर्मर के अंदर इंसुलेशन खराब होने से, ट्रांसफॉर्मर अंदर हाई टेम्परेचर पर ट्रांसफॉर्मर के अंदर इंसुलेशन खराब होने से, लिख लिया भाई, हाई टेम्परेचर पर ट्रांसफॉर्मर का इंसुलेशन अंदर खराब हो गया, तो इंसुलेशन खराब होने के कारण उसके अंदर नमी का उत्पन्न होना हो सकता है। नमी उत्पन्न करने के कितने उत्पन्न होने के तीन कारण है, कारण है तीन। अब नमी को कम कैसे करें, या नमी से ट्रांसफॉर्मर को बचाने के तरीके लिखो भाई, नमी यानी मॉइस्चर कम करने के तरीके। पहला लिखो सिलिका जेल द्वारा, दूसरा है रबर डाइफ्राम, डाइफ्राम, डाइफ्रागम, रबर के डाइफ्रागम। तीसरा है कि कंजर्वेटर टैंक को ढंग से सील कर दो, सील्ड कंजर्वेटर टैंक, कंजर्वेटर टैंक को ढंग से क्या कर दो, सील कर दो, तो हमारे पास नमी नहीं आएगी। एक होता है गैस कुशन, और है दूसरा रबर डाइफ्राम, DIAPHRAGM, डाइफ्राम।
अगला होता है थर्मोसाइफन फिल्टर द्वारा। ये सवाल यूपीपीसीएल वालों ने पूछा भी है। निमी के अंदर सारे कारण यही दिए हुए हैं। हमारे लिए सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? सिलिका जेल। ठीक है, थर्मोसाइफन फिल्टर द्वारा। नहीं नहीं, थर्मोसाइफन फिल्टर द्वारा सील्ड कंजर्वेटर टैंक। हवा से नमी तो सूखेगी ना? हाँ, नमी नहीं सूखी तो हवा से आ तो सकती है ना। मान लो तुम्हारे सिलिका जेल ढंग से कार्य नहीं कर रही, आपने चेंज नहीं की, तो ये था कि भाई किस तरीके से नमी आ सकती है, और ये नमी को रोकने के या कम करने के तरीके, और ये किस तरीके से नमी आ सकती है। ओके भाई, अब हमारे पास होता है ये ट्रांसफॉर्मर। अलग अलग प्रकार के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, उसमें जो कुशन के रूप में गैस का भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि गैस कुचालक रूप में बहुत अच्छे से काम करती है। अपने जो लेते हैं वो सिलिका जेल लेते हैं। बाकी लिख रहे हैं हमने नाम। नाम इसलिए कि 2021 में सवाल भी आया है, और नाम है, जरूर ध्यान रखना कि इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मर को कम कर सकते हैं नमी को। और हमें देखना है सिलिका जेल के बारे में डिटेल। तो इसी हमें ब्रीदर के अंदर ही पढ़े हैं, सिलिका जेल बाहर नहीं, हेडिंग अलग से मत डालना भाई। सिलिका जेल के अंदर, मतलब ब्रीदर के अंदर ही चल रहा है सिलिका जेल। ब्रीदर भी तो भरते हैं। साथ के साथ लिखो, ब्रीदर में भरा जाता है। रंग क्या होता है भाई? फ्रेश सिलिका जेल है तो आप कहेंगे भाई नीला। किसने कौन कंफ्यूज करता है? फ्रेश लिख दिया। नमी सोखने के बाद सफेद या हल्का गुलाबी। HSSC लाइनमैन, इन्होंने बैंगनी माना था। ऑप्शन में नीला भी था, इन्होंने क्या माना था? बैंगनी। बाकी नीला ही होता है। क्या होता है भाई? नीला। नौकत रिकंडीशन, पुण्य उपयोगी के लिए बना रहे ना, पुण्य उपयोगी के लिए बना रहे हैं। तो उसमें क्या होगा भाई? एक तो होता है धूप में सुखाकर, दूसरा लिखो 150 डिग्री सेल्सियस है, 200 डिग्री सेल्सियस पर फ्राई पैन में भुनकर, फ्राइंग पैन में रोस्ट करके, यानी भुनकर। रोस्ट का मतलब भुनना। पुनः उपयोगी के लिए बनाया जा सकता है। पुनः उपयोग बनाने का दो तरीके हैं। रंग हमारे पास ये ब्रीदर में भरा जाता है। ठीक है भाई, सिलिका जेल में कोई सवाल है तो पूछ लो। है? हाँ, बैंगनी लेते हैं। बैंगनी दिया तो पहला बैंगनी लेते हैं, दूसरा लेते हैं नीला। ये जब भी आया इस प्रकार की उन्होंने कंडीशन ली है, क्योंकि बैंगनी है, बैंगनी नीला बनेगा, नीला के बाद ये रंग आएगा बैंगनी। दोनों ऑप्शन है तो पहले क्या आएगा? बैंगनी, उसके बाद आएगा नीला। किताब में लिखा नीला जाता है, लेकिन कॉम्पिटिशन सवाल जब भी आया बैंगनी उन्होंने पहले माना हुआ है। किताब में बैंगनी नाम ही नहीं लिखा हुआ है, लेकिन होता है। और मैंने आपको एग्जाम का नाम भी लिख दिया है, HSC लाइन में। आप कहते हैं तो डेट और शिफ्ट भी बता सकता हूँ मैं। है किरण भाई? क्या? 150 डिग्री से 200 डिग्री सेल्सियस पर फ्राइंग पैन, भूनने के लिए जो आप लेते हैं ना तवा, फ्राइंग पैन में रोस्ट यानी भूनकर। रोस्ट करने मतलब भूनना। मखाने चने यार भूनते हैं ना। मखाना एक वो प्रसाद वाला मखाना नहीं है, ये मखाना दूसरे होते हैं, फूले हुए। मखानों की खेती होती है ना, अभी मखाने का एक विभाग बने, अभी बिहार में उन्होंने खोला है सरकार ने कुछ, वो मखाना है, वो मखाना है। इन्हें जो हम जिसको प्रसाद चढ़ा, तो मखानों को तो कुछ अलग नाम बोला जाता है, स्वीट करके कुछ नाम बोला जाता है इसको, तो कुछ मखाना था ही नहीं, हमने इसका नाम मखाना दिया है। देते ना उसको छोटे मखाने मोटे मखाने प्रसाद के लिए, वो मखाने वैसे नहीं, वो मखाने वो होते हैं, मखाने होते ही नहीं है। इनको स्वीट करके कुछ नाम दिया था, पता नहीं क्या था। लिख लिया? आगे समझ में? सिलिका जेल में सबके मन में रहती है भाई, ये पूछूं वो पूछूं। सिलिका जेल में कोई सवाल नहीं, इसलिए सिलिका जेल में खुद ने लिखा। मैंने कहा मैं लिखूं तब तो पूछने दूंगा नहीं, उसके बाद सवाल बचेगा नहीं। आपको सवाल है क्या किसी का? नहीं, नोट डाल के लिखो एक। हाँ, नोट डाल के लिखो कि ब्रीदर के निचले भाग पर तेल की सील होती है।
जो वायु के साथ धूल के कणों को रोकती है, जो वायु के साथ ब्रीदर के निचले भाग पर तेल की सील होती है, जो वायु के साथ धूल के कणों को रोकती है, धूल के कणों को रोकती है। लिख लिया? अच्छा, आप मुझे बताओ कि कितने पॉइंट लिखे आपने? पहले 6 7 कहां तक? ब्रीदर तक कितना था? 7। अब 8वां लिखो। 8वां है एक्सप्लोजन वेंट। 8वां क्या है? एक्सप्लोजन वेंट। इसे कहोगे प्रेशर रिलीज वाल्व। उच्च प्रेशर को रिलीज करने के लिए काम लेते हैं भाई। तेल का दाब निर्धारित मान से अधिक होने पर, लिखो, तेल का दाब निर्धारित मान से अधिक होने पर एक्सप्लोजन वेंट का डायफ्राम टूट जाता है। तेल का दाब निर्धारित मान से अधिक होने पर एक्सप्लोजन वेंट का डायफ्राम टूट जाता है। हो गया भाई? अब जो हम पढ़ रहे हैं, कितना पॉइंट है? 9 नंबर है। क्या हुआ? अब लास्ट पार्ट है रिले। ठीक है, तो लास्ट पार्ट है रिले। इसको लिखने के तरीके अलग अलग होता है भाई। बहुत सवाल इसका आता है। इसकी स्पेलिंग ये होती है, बार खाजन रिले लिख देते हैं, बुकोलज रिले लिख देते हैं, बुकोलज रिले लिख देते हैं। स्पेलिंग ये है, जो लिखना तुम लिखो। अब ये जो रिले है, ये हमारे पास क्या होता है भाई? पहला तो होता है गैस दाबित रिले होता है। किस पर कार्य करेगा भाई? प्रेशर पर, दाब पर कार्य करेगा। गैस दाबित रिले का मतलब किस पर कार्य करेगा? दाब पर। दूसरा इंपॉर्टेंट है केवल ऑयल शीतलक ट्रांसफॉर्मर में उपयोग। केवल कहां उपयोग करोगे? ट्रांसफॉर्मर में सुरक्षा युक्ति क्या लगाई जाती है? बुकोलज रिले। बुकोलज रिले किस में लगाई जाती है? ट्रांसफॉर्मर। पता नहीं कितनी बार सवाल आएगा। अब मैं जो रिले आपको समझा रहा हूं ना, इसको 1 मिनट ये जो लिखना वो लिख लो, उसके बाद केवल ध्यान से देख लेना, आपका कभी भी गड़बड़ मामला नहीं जाएगा। पहली बात तो ये कहां लगा हुआ है भाई? कहां लगा हुआ है? मुख्य टैंक तथा कंजर्वेटर टैंक के मध्य। तो लिखो एक लाइन, मुख्य टैंक में कंजर्वेटर टैंक के मध्य। मुख्य टैंक से तेल आता है, कंजर्वेटर टैंक में तेल जाता है। ये कहां लगा था? मुख्य टैंक और कंजर्वेटर टैंक के मध्य। वो तो मैंने बता दिया डायग्राम। अब मैं इसको समझा देता हूं, आप ध्यान से समझ लेना, उसके बाद सीधा सीधा पॉइंट लिख लेंगे, क्योंकि गैस दाबित रिले है और जो केवल ऑयल शीतलक ट्रांसफॉर्मर में उपयोग किया जाता है। बिना ऑयल तो इसमें ऑयल बहेगा नहीं बहेगा कैसे काम लेंगे? सबसे पहले सुन लो, कुछ भी मत लिखो। बकोज रिले है, आपका कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। बकोज रिले, बकोज रिले जो है उसमें 2 पॉइंट्स होते हैं। कौन से होते हैं? मर्करी कॉन्टेक्ट पॉइंट। एक ये, दूसरा ये। दोनों किसके कॉन्टेक्ट है भाई? मर्करी कॉन्टेक्ट पॉइंट कितने होते हैं? 2। और इन दोनों बिंदुओं को पलवन बिंदु भी कह सकते हैं। पलवन का मतलब तैरना, इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्लोट। फ्लोट का मतलब पलवन भी होता है, तैरना भी होता है। दोनों बिंदु अंदर तैरेंगे नहीं तैरें? अब होता क्या है, सबसे पहले जैसे यहां पर दाब बढ़ा, जैसे यहां पर दाब बढ़ा, दाब बढ़ेगा तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो ये इधर वाला भाग है, ये जो भाग है इसको टक्कर मारेगा कि नहीं मारेगा भाई? ये ऐसे जाएगा तो ऐसे टक्कर ही मारेगा इसको। इस पॉइंट को टक्कर मारेगा तो ये पॉइंट इससे जाके टकराएगा कि नहीं टकराएगा? तो ये पॉइंट जाके इसे टकराएगा। ये पॉइंट इससे टकराता है तो हमारे पास 2 चीजें हो सकती है। यहां तो मेन चीज होती है अलार्म बजना। मेन चीज होती है अलार्म बजना, कि अलार्म बज गई। इससे कहते हैं माइनर फॉल्ट आया है, तो अभी बंद कर ले, सही कर ले, तो तेरा मामला भला हो जाएगा। ये माइनर फॉल्ट है, मेजर फॉल्ट नहीं है। लेकिन यदि अर्थ फॉल्ट या शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आया है, ऐसा कोई फॉल्ट आया है, तो यहां पर ये जो भाग है, ये भाग में दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे? शॉर्ट होंगे। इसे मेक कॉन्टेक्ट फॉर कब होगा? ये कॉन्टेक्ट कब होंगे आपस में? जब क्या होगा? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट होगा तो मेजर फॉल्ट आएगा। शॉर्ट सर्किट होने पर यहां पर क्या आएगा? दाब बहुत ज्यादा आएगा। दाब बहुत ज्यादा आने के कारण ये इस प्रकार मुड़ेगा। ये इस प्रकार मुड़ते ही तुरंत ये दोनों पॉइंट क्या करेंगे? टच हो जाएंगे। इसे हम कौन सा फॉल्ट कहते हैं? शॉर्ट सर्किट। तो 2 प्रकार के फॉल्ट होते हैं, एक माइनर, दूसरा मेजर।
माइनर फॉल्ट में केवल क्या बजाएगा, अलार्म। उसमें एक फ्लोटिंग बिंदु होता है, मेजर फॉल्ट में दूसरा फ्लोटिंग बिंदु होता है जो हमारे पास सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देगा। मेजर फॉल्ट में क्या मैं इसको जलने तो दूंगा नहीं, ट्रांसफार्मर क्यों खराब करूं, सुरक्षा के रूप में रिले को काम लिया, इसने कहा मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं इसको बंद कर दूं। लेकिन ये करेगा काम कब, जब इसके अंदर दाब क्या होगा, ज्यादा। क्या फॉल्ट आया, शॉर्ट सर्किट हुआ तो कोई हीटिंग हुई, हीटिंग होने पर क्या हुआ, ताप बढ़ा, ताप बढ़ने से दाब बढ़ा, दाब बढ़ा तो ये काम किया। और इधर शॉर्ट उसको कुछ भी पता नहीं चलता, इसको पता चलता दाब बढ़ा तो ऑयल इधर से उधर जाएगा ना। भाई ऑयल कहां से निकल जाएगा, मेन टैंक से, किस में जाएगा, कंजर्वेटर टैंक में। तो मेन टैंक से कंजर्वेटर टैंक में ऑयल जाता तो दाब के साथ यहां भी दाब बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इस कारण से ये कार्य करेगा। समझ में आ गया, अब लिखो पॉइंट। यह ढलुए लोहे का कक्ष होता है, पूरा खुद बॉडी है, यह ढलुए लोहे का कक्ष होता है। इसमें नहीं, यह ढलुए लोहे का कक्ष होता है। इसमें दो मरकरी कांटेक्ट पलवन बिंदु होते हैं। इसमें दो मरकरी कांटेक्ट पलवन बिंदु होते हैं। पलवन मतलब फ्लोट, तैर रहे हैं नहीं तैर रहे हैं, ये फ्लोट का मतलब भी क्या लिखूं भाई मैं, पलवन। इसमें मरकरी कांटेक्ट दो पलवन बिंदु होते हैं, इसमें दो मरकरी कांटेक्ट पलवन बिंदु होते हैं, लिख दिया। तो मरकरी कांटेक्ट बिंदु कितने हैं, दो, ठीक है। तो इसमें लिखो, पहला पॉइंट लिखो ऊपरी पलवन बिंदु या ऊपरी पलवन, पहला लिखो ऊपरी पलवन, ब्रैकेट में लिखो माइनर फॉल्ट। ऊपरी पलवन का क्या मतलब हुआ भाई, माइनर फॉल्ट। छोटी फॉल्ट होती है ना, माइनर फॉल्ट छोटी फॉल्ट होती है। तो आप लिखो गैस बबल से, गैस बबल से, गैस बबल, गैस के बबल बनेंगे ना, बुलबुले, गैस बुलबुले से फ्लोटिंग बिंदु हिलता है जिससे अलार्म बजता है। HSLM का बैच इतनी स्पीड से मत पढ़ो, बैच कोई स्पीड से नहीं चलता भैया, घंटे ज्यादा चल रहा है, वो अलग मामला है। स्पीड थोड़ी चल रहा है, स्पीड से चल रहा होता तो ट्रांसफॉर्मर में 3 घंटे में पूरा कराता। मैं 3-3 घंटे पढ़ा के 5 दिन में पूरा करूंगा, 15 घंटे में करूंगा, स्पीड थोड़ी हुई। ये हुई डिटेल, हमारे पास सारी चीजें देखनी पड़ती है, कंटेंट आएगा ना। गैस बबल निकलेगा, गैस बबल निकलेगा तो पलवन बिंदु हिलेगा, हिलेगा तो अलार्म बज जाएगी। क्या होगा बताओ भाई, इसको क्या है, ऊपरी पलवन लिखा, माइनर फॉल्ट ये लिख दिया। गैस बबल से फ्लोट हिलता है या पलवन हिलता है तो अलार्म बज जाता है, या बजता है, या बजा देता है, तो अलार्म बजता है। मुझे आइडिया नहीं उसमें कैसा है, उसमें पानी की टंकी में मुझे नहीं पता। हमने जो पानी की टंकी का एग्जांपल हमने कॉलेज में आज से 10 साल पहले बनाए थे ना, तो हमने 3 तार डाल दिए थे अंदर। हमने खुद नहीं प्रोजेक्ट बनाया पानी की टंकी का, अभी क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। उसमें क्या है कि हमने 3 तार डाले, उसका कारण था कि एक तार आता था हमारा यहां तक, ठीक है, एक तार आता यहां तक, एक तार आता था यहां तक, एक बीच में आता था, बीच में आता था, उसमें होता था भाई पानी इसके अंदर है, ठीक है। ये जब आ जाता था ना, ये पानी में डूबता था तो हमारे पास अलार्म बोलती थी। और ये और ये दोनों पानी में डूबे तो टू वे स्विच की तरह काम हुआ। दोनों पानी में डूबे मतलब पानी यहां तक आ गया तो क्या बजेगी, अलार्म। ये दोनों ही पानी से बाहर आ गए मतलब पानी यहां आ गया तो भी बजेगी, अलार्म, टंकी खाली होगी। हमने प्रैक्टिकल बनाया था इसका, ये बजता था, ये होता है। 3 तार डाले थे हमने। अब तेरा प्रैक्टिकल करना नहीं है, ये समझ में आया नहीं आया। दूसरा लिखो निचला पलवन, पहला लिखो ऊपरी पलवन लिखा ना, निचला पलवन अर्थ फॉल्ट एवं शॉर्ट सर्किट, अर्थ फॉल्ट एवं शॉर्ट सर्किट। अर्थ फॉल्ट एवं शॉर्ट सर्किट ने लिख दिया। तो लिखो इसमें, इसमें गैस तेजी से बनती है, इसमें गैस तेजी से बनती है और तेजी से बहुत ज्यादा, ये बिंदु एक्टिव होगा कि नहीं होगा, बहुत ज्यादा स्पीड आएगी तो गैस तेजी से बनती है जिससे निचला फ्लोट बिंदु एक्टिव हो जाता है, फ्लोट बिंदु एक्टिव हो जाता है। लिख दिया भाई, एक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट देखो, इससे रिले कांटेक्ट क्लोज करता है, रिले कांटेक्ट क्लोज करता है, अतः ट्रांसफॉर्मर ऑफ। रिले कांटेक्ट क्लोज करता है, दोनों को जोड़ दिया ना, क्लोज कर दिया, क्लोज का मतलब मिलना, क्लोज कर दिया, तो अतः ट्रांसफॉर्मर ऑफ। ऊपर वाले में लिखा हुआ भी है टू कांटेक्ट फॉर गैस रिलीज,
नीचे वाला में लिखा हुआ भी है मेक कॉन्टैक्ट फॉर शॉर्ट सर्किट, नीचे वाला भाग शॉर्ट सर्किट में, दूसरे ऊपर वाला भाग हल्की गैस बबल रिलीज होगा तो, ठीक है भाई। तो ये बकवास रिले हो गया। अब ट्रांसफॉर्मर के भाग सारे हो गए, भाग कोई बाकी तो बताओ। सारे भाग हुए ना भाई, मैं फोटो दिखा दूं कोई भाग बाकी दिक्कत भाई। हो गए हैं? अरे ड्रेन मतलब तेल बाहर निकलना, ड्रेन, ड्रेन का मतलब बाहर निकलना। ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, नाली होती है ना पानी वाली, उसे क्या कहते हैं, ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेन का मतलब निकलना, ड्रेन ऑफ मतलब ये है। तेल निकालना भी तो पड़ता है ना कई बार। किसके बारे में? नहीं नहीं, रेटिंग प्लेट, प्लेट के ऊपर वैल्यू लिखी होती है बस, रेटिंग प्लेट, मैंने समझा दिया वो क्या होता है। अब ये हो गया भाग पूरा, आपको तसल्ली होगी, समझ में आपको आ गया कि नहीं आया भाग। अब मैं जो भाग पढ़ूंगा वो है ट्रांसफॉर्मर का तेल पढ़ूंगा, ठीक बात। ट्रांसफॉर्मर तेल के बारे में आप जानते हैं, जानते हैं। अब एक हेडिंग लिख के देते हैं ट्रांसफॉर्मर का तेल, और जो तेल वाला ट्रांसफॉर्मर है उसी में बकोज रिले लगेगा, ये ध्यान रखना। ये केवल ऑयल शीतलन ट्रांसफॉर्मर में है, हर ट्रांसफॉर्मर बकोज रिले नहीं लगता। सामान्यतः पावर ट्रांसफॉर्मर में बकोज रिले लगाया जाता है, क्योंकि गैस भरोगे 500 केवी, तेल भरोगे 500 केवी से ऊपर कहा जाता है, वैसे तो 50 केवी पर भी आ जाता है, लेकिन वो नहीं है, 500 केवी तक है। पावर ट्रांसफॉर्मर में सदैव बकोज रिले होता है। बाकी हम नॉर्मली जितने भी ट्रांसफॉर्मर देखते हैं बकोज रिले कहां होता है, पावर ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, बकोज रिले। लेकिन ये लगाए कहां, केवल तेल शीतलक वाले, जो तेल शीतलक नहीं उसमें नहीं लगाया जाता है, लगा ही नहीं सकते, क्योंकि तेल आएगा तभी तो बबल बनेगा, तभी कार्य करेगा। अब हेडिंग डाल दो आप ट्रांसफॉर्मर तेल। जो आप बोलोगे वो हम लिखेंगे। तेल के बारे में आपको जानते हैं, पहला कार्य शीतलन एवं विद्युत रोधन के लिए उपयोग लिया जाता है। किस लिए उपयोग लेते हैं, शीतलन एवं विद्युत रोधन के लिए। ठंडा भी करना चाहिए, कुछ अलग भी होना चाहिए, शीतलन एवं विद्युत रोधक के लिए, पहला मामला। दूसरा, उच्च क्षमता के ट्रांसफॉर्मर में, ठीक है। तेल कितने प्रकार के हैं भाई, दो प्रकार। पहला लिखना खनिज तेल, साधारण ट्रांसफॉर्मर में उपयोग, ठीक है। एक लाइन और लिख सकते हो, पूछा जाए तो, साफ और सूखा खनिज तेल अच्छा इंसुलेटर होता है, साफ और सूखा, सूखा का मतलब नमी नहीं होनी, सूखा खनिज तेल अच्छा इंसुलेटर होता है। साफ और सूखा खनिज तेल है जो हमारे पास अच्छा इंसुलेटर होता है। साफ और सूखा। दूसरा खनिज तेल होता है ना, अच्छा, ये हमारे पास होता है कम ज्वलनशील, ज्वलनशील तो है लेकिन हमारे पास मतलब, ऐसे तो ज्वलनशील ही, आप इसको ऐसे तो ज्वलनशील लिखेंगे बाकी की तुलना में, तो आप इसको लिखेंगे ज्वलनशील। इसका मैं तापमान बताऊंगा 140 डिग्री वाला मामला, ज्वलनशील लिख देना। एक होता है सिंथेटिक तेल, क्या किसका मिश्रण होता है भाई, सिलिकॉन और हाइड्रोकार्बन, सिलिकॉन परवाई, परवाई मतलब लिक्विड, सिलिकॉन लिक्विड, ये होता है कम ज्वलनशील। क्या होगा भाई, प्लस हाइड्रोकार्बन लिक्विड होता है। ये होता है अज्वलनशील।
ये होता है एजुलेंसी। हाइड्रोकार्बन के नीचे तीर का निशान बना के लिखो, ये पहले लिख लो, ठीक है। पैराफिन, नेप्थलीन एवं एरोमोटिक्स, नोटिक्स नहीं है, एरोनोटिक्स ये एवं एरोनोटिक्स। पैराफिन, नेप्थलीन एवं एरोनोटिक्स हाइड्रोकार्बन लिक्विड है। इन दोनों का मिश्रण क्या कहलाएगा? सिंथेटिक तेल कहलाता है। सिंथेटिक तेल होता है एस के रेल में पाइक्लोर ऐसे नाम होता है, लेकिन कोई पूछता है नहीं, फालतू का डेटा लिखेंगे नहीं। इसका उपयोग मैं बताता जाऊं, आप पॉइंट वाइज लिखता जाना। पहले ये लिख लो, पैराफिन, नेप्थलीन एवं एरोनोटिक्स लिक्विड होते हैं जो अज्वलनशील होते हैं, जो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। उसके साथ सिलिकॉन का लिक्विड मिलाया जाता है, दोनों को मिलाने से सिंथेटिक तेल बनेगा। और सिंथेटिक तेल का उपयोग कहां करते हैं? सारी चीज लिखता है, पहला लिखो, इसमें पॉइंट बना के लिखता था, उपयोग में डैश करके लिखते जाना, 3-4 ऐसे। भूमिगत खदानों में, ऐसे 4 लिख दो, भूमिगत खदानों में, रिफाइनरी एवं खतरनाक स्थानों में, रिफाइनरी एवं खतरनाक स्थानों में। अगला लिखो, सुरंग में, रिफाइनरी एवं खतरनाक स्थानों में लिख दिया। तीसरा लिख दो, सुरंग में। चौथा लिख दो, थिएटर एवं सिनेमागृह में, थिएटर एवं सिनेमागृह में। ठीक है भाई। अब लिखो विशेष बिंदु, ये लिख लिया ना, ये पूरा हो गया। अब लिखो तेल के बारे में विशेष बिंदु लिख रहे हैं। तेल के बारे में क्या लिख रहे हैं? विशेष बिंदु। ठीक है, पहला है हल्का पीला रंग, पॉइंट पॉइंट एस करके पॉइंट लिखता जाना, विशेष बिंदु में लिखता जा रहा हूं। पहले लिखो हल्का पीला रंग, हल्का पीला रंग। निम्न सयांता यानी द्रव्य में बहने का गुण ज्यादा होना चाहिए, विस्कोसिटी। सयांता क्या होना चाहिए? कम। क्या करो, जो जिधर लिखना वो उधर लिखा, नहीं पॉइंट है, विशेष पॉइंट है, एक ऊपर एक नीचे लिख दिया, क्या फर्क पड़ा? लिख लिया। नॉन फिल्टर एंड फिल्टर्ड ऑयल दो होते हैं हमारे पास, जिसका पैरा विद्युतांक मान अलग अलग होता है। पैरा विद्युतांक 30 केवी पर एमएम से 40 होती है, 50 भी लिखते हैं भाई, 50 तक ही ले लेते हैं केवी पर एमएम। ये होती है नॉन फिल्टर की, जो फिल्टर की हवा नहीं है, और ये फिल्टर है। पैरा विद्युतांक क्या हुआ? ऊंची हुआ ना भाई, क्या करो, अलग है। 140 से प्रज्वलन बिंदु, यानी वहां से आग लगने की संभावना स्टार्ट। अब कभी भी स्पार्क मिला तो आग लग जाएगी, कोई स्पार्क मिलेगा ना उसको तुरंत जल जाएगा, लेकिन उसको स्पार्क मिलना चाहिए। और फायर पॉइंट ये खुद जल जाएगा 160 डिग्री पर। तो जहां पर जलना प्रारंभ होगा, जलना प्रारंभ होने से पहले बिंदु आता है, उसे प्रज्वलन कहते हैं। फ्लैश एंड फायर ही है? फ्लैश पॉइंट होता है ना 140। फ्लैश पॉइंट लिखा था अपने, तो फायर पॉइंट लिखा हुआ नहीं है कहीं पर भी, मैंने आपको फायर पॉइंट लिखा है। जहां जलना प्रारंभ होता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं? फायर पॉइंट। फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट में फर्क होता है इग्निशन का। बताओ ताप या चालकता क्या होती है इसकी? उच्च होती है। नमी इसमें कितनी आ सकती है? 50 ppm, पॉइंट पर मिलियन, इससे ज्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से मैंने सारा बता दिया, कुछ छोड़ा नहीं है। हल्का पीला रंग है ट्रांसफॉर्मर के बिंदु लिखा रहा हूं,
और किसका ये रंग है, ये है क्या? हाँ, हल्का पीला रंग बोल के छोड़ूंगा ना, फिर किधर पकड़ूं? ट्रांसफॉर्मर ऑयल के विशेष बिंदु लिख रहे हैं। ट्रांसफॉर्मर ऑयल का रंग कैसा होता है? हल्का पीला। हाँ, गलती मेरी है, 3 बार तूने ये बोल दिया, तेरी गलती थी नहीं। मैं समझ गया, मैं अधूरा बोल पाया, मैं पूरा बोल नहीं पाया। नहीं तो यही कह रहा ना, पूरा बोला नहीं। बाकियों ने सुन लिया, पता नहीं किधर से सुना। तुझे आती है फालतू की पंचायतियां, तू पढ़ता कम है नहीं, बात नहीं पकड़ता। ये क्या है कि ये इरिटेटिंग वाला मामला है। मैंने तुझे कल भी कहा था, मैंने कहा इस नेचर में रहेगा तो मैं बहुत जल्दी बाय बाय कह देता हूँ। मैं इरिटेट करता हूँ, मैं क्या, तू इरिटेट ही करता है। मैं आज आते ही सबसे पहले तेरे लिए नोटिस निकाला, मैंने कहा तू बोल नहीं मत, मैं पढ़ा दूंगा। निम्न संयांता का मतलब होता है, संयांता होता है द्रव्य के बहने का गुण। जैसे संयांता ज्यादा किसमें होती है? सेद में, धीरे बहता है। घी में थोड़ी सी संयांता कम, उसकी तुलना में तेज बहता है। उसकी तुलना में पानी और तेज बहता है। तो संयांता कम होगी तो बहने का गुण क्या होगा? ज्यादा। बहने का गुण ज्यादा होगा तो कूलिंग ट्यूब से आसानी से निकलेगा। बस संयांता क्या होना चाहिए? निम्न। कितने टाइम में मेंटेन करना चाहिए? ये तो केवी क्षमता पर डिपेंड करेगा। हर ट्रांसफॉर्मर अलग अलग आकार का है। ट्रांसफॉर्मर आकार फिक्स थोड़ी है। आप ट्रांसफॉर्मर खरीद के कौन सा लाए? 300 केवीए का, 200 केवीए का, तो आकार अलग अलग आया, सेम आया? तो तेल सेम आएगा, अलग लगाएगा? अलग लगाएगा। अब हम किसकी बताएंगे? हम केवल ये बता देते हैं कंजर्वेटर टैंक में तेल कितना होना चाहिए। तो कंजर्वेटर टैंक में तेल आधा जब तक नहीं हो तब तक उसमें भरते जाओ। अब आप कौन से टैंक की पूछ रहे हो वो मुझे समझ में आया नहीं। ये आपका खुद का पर्सनल मामला है। नहीं नहीं, है मामला कहीं ना कहीं तो आपने टैंक में भरते हो, जहां आपको पता है कि इसमें 5 लीटर भरते हैं, 10 लीटर भरते हैं, ऐसा कोई मामला है। वो आप मेरे से वैल्यू चाह रहे हो। लेकिन मैं बताऊं कौन से ट्रांसफॉर्मर की? ट्रांसफॉर्मर तो हर जगह अलग अलग आकार के हैं, फिक्स आकार के थोड़ी हुए। अब तो आप में से अच्छी हैंडराइटिंग किसकी है? हैं? तेरी? बता। हाँ, इसकी हैंडराइटिंग अच्छी है। हमारा तो घर में हीरा है, हमने तो ये फोटो वाला 3 पेज इसमें डाल देना पहले, 2-3 पेज, और जिसमें फोटो है वो डाल देना, और 3 पेज अलग से पीडीएफ डाल देना। कौन सी डालनी बता देता हूँ। फोटो कहाँ कहाँ है? एक तो ये, एक ये, और एक फोटो आएगी ये 3 पेज है जो उसमें अपलोड कर देना। बाकी तेरी इसकी स्कैन करके अपलोड कर देना, ठीक है ना? बाकी मतलब लिखा हुआ तो अपलोड करना ना भाई, नोट्स हो जाएंगे आराम से। किसी के कुछ छूट गया तो लिख लेगा। हैंड राइटिंग अच्छी इसलिए ढूंढ रहा था, कारण ये था भाई किसी को छूट गया, कोई हो भी सकता है, कोई लिख नहीं पा रहा, कोई आलसी हो गया, मैं बाद में पीडीएफ से लिखूंगा, पीडीएफ में लिखा हुआ है नहीं। तो फोटो तो डालना जरूरी है, बिना फोटो समझेगा कैसे? फोटो डालना जरूरी है। वैसे तो वीडियो देखेगा तो फोटो समझेगा, केवल फोटो से क्या समझना है। ट्रांसफॉर्मर के भाग में कोई डाउट है तो भाई पूछ लो भाई। हमारा ट्रांसफॉर्मर का भाग हुआ पूरा, भाग में हमने कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा। फिर भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, राजी खुशी। 3 फेज स्टार्टर में खनिज तेल, देखो कि पहला मामला यह है कि 3 फेज स्टार्टर है क्या, मुझे ये समझो आप। मैं तो ये भी नहीं समझा। स्टार डेल्टा स्टार्टर है, वही कह रहे हो? हाँ, तो उसमें हमें जरूरत है नहीं, क्योंकि स्टार डेल्टा स्टार्टर है 20 एचपी तक, 10 एचपी तक काम में लेते हैं। वहां तक के ट्रांसफॉर्मर के लिए तेल डालना जरूरी नहीं है। स्टार डेल्टा स्टार्ट हो गया ना वो तो उसमें बिना ऑयल का ही होता है। बिना ऑयल वाले भी काम में ले सकते हो ना। स्टार्टर का कार्य केवल स्टार्ट करना है, केवल आपके टेपिंग निकली होती है। पहले क्या बना होता है, नीचे की आपने हटा, स्टार स्टार बन गया, स्टार बन गया तो वोल्टेज कितना कर गया? 57% हो गया। और फिर आपने उल्ट ऊपर कर दिया तो डेल्टा बन गया, फिर पूरी गति से मोटर चलती है। अरे भाई, स्टार डेल्टा स्टार्ट वही है। उसके बाद में दूसरा नॉलेज आया क्या यार, रोज रोज हथाम कौन डालेंगे, तो उन्होंने कहा ऑटो लगाओ। तो ऑटो में क्या, फिक्स टाइम के बाद में ये खुद ही ऑन हो जाता है, लेकिन बनता तो स्टार से डेल्टा ही है। वो सुरक्षा के लिए भर देते हैं, बाकी अनिवार्य नहीं है, क्षमता के हिसाब से अनिवार्य नहीं है। उसके बाद में लगाते हैं वो तो हम सुरक्षा के लिए हम भर देते हैं कि किसी भी प्रकार का गर्म नहीं हो, अति सुरक्षा के लिए हम काम करते हैं, क्योंकि अपनों को स्विच ऑन आपको करना होता है ना, नियम के मुताबिक नहीं करते हैं। वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन वो कमरे के अंदर होता है, तो वो क्या होता है, अपने घर परिवार के लोग होते हैं, हम अतिरिक्त सुरक्षा के लिए ज्यादा सेफ्टी लेके चलते हैं कि भाई शीतल नहीं रहना चाहिए। समझ गए? हम जितने भी ट्रांसफॉर्मर है सब में तेल भरते हैं, नियम के मुताबिक सब में तेल भरना जरूरी नहीं है। लेकिन हमें पता है कि हम वापस इसको चेक करने आएंगे नहीं, इसमें डक्ट करते नहीं है। हमारे यहाँ का वातावरण परिवर्तन होता रहता है, आंधी में फुहारे चलते हैं जिसके कारण खराब हो सकता है, इसलिए इसको सील पैक बंद करो। यदि जिसमें आप तेल नहीं भरोगे उसमें डक्ट छिद्र लगना पड़ता है ताकि उसमें क्या निकले, बाहर। तो हम कहते हैं कि उसमें हमारे पास खतरा है। तो सुरक्षा की दृष्टि से नियम के मुताबिक तो आप छोटे ट्रांसफॉर्मर होते हैं जिसमें तेल चाहिए नहीं, लेकिन हम सभी में तेल भरते हैं सुरक्षा की दृष्टि से। सवाल अपना यही आएगा कि कहां तक तेल नहीं भी भरते हैं, ये भी बताते ही है। कौन? ट्रांसफॉर्मर का तेल क्या है भाई, वो चोरी महंगा क्या होता है? ये चोरी क्यों करता है? चोरी चोर जाने क्यों करता है? चोरी लोग कर लेते गैस सिलेंडर का।
घूमते फिरते कुछ भी चोरी कर लेते हैं। चोरी करके लेके अभी पास वाले कोचिंग के बाहर वाली कॉपर वायर का, वो आर्मड केबल वाली वायर थी, वो चोरी करके लेके 3 दिन पहले की बात है। चोरी करने वाले क्यों चोरी करके लेते हैं वो कैसे पता चलेगा? वो जब ट्रांसफॉर्मर में पहले चोरी करते थे कॉपर वाइंडिंग के चक्कर में करते थे मुख्य रूप से। अब एल्यूमिनियम आ गई तो चोरी होगी कम। फिर क्या है कि कई, अब देखो कई गांव में इसमें के घूम रहे हैं, उनको क्या कुछ ना कुछ चाहिए। कई लोगों ने बाड़े पर या खेत में दीवार निकाल के और वो फाटक लगा रखी है, और वहां कोई खेत में रहता नहीं, रात को फाटक उठा के ले जाते हैं, बेच देते हैं। बीच में बहुत चला था ये गाड़ी लेके घूमते इसमें के दिन में, और वो कोई बकरी मिलती है तो बकरी को डाल के ले जाते आगे बेच देते हैं। ये ऐसे है, इसमें क्यों का काम हो गया हमने, वो मैं क्या समझूंगा बता। चोरी चोरी गलत आदत में क्या है, क्या है? हाँ, माइलेज भी बहुत ज्यादा देगा, चलता है, लेकिन उसमें इंजन की स्टार्टिंग में जोर ज्यादा आएगा, पहला इग्निशन करने के लिए, इग्निशन होने के बाद चल जाता है।